सबसे पहले बात करते हैं APIs के बारे में। तो API बेसिकली स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमने बोल तो दिया, पर इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? हम में से जितने भी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट किया हुआ है, तो हमें ऑलरेडी क्लियरली पता होगा कि API क्या है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज फॉर पीपल जिन्होंने अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। जब भी लेट्स सपोज हमारे पास कोई वेबसाइट है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज हमारे पास Amazon ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। अब ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डेटा है, प्रोडक्ट्स के साथ उनके प्राइस का डेटा है, प्राइस के साथ उनके रिव्यूज़ का डेटा है। तो बहुत सारा डेटा है जो Amazon ई-कॉमर्स या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स के पास हो सकता है। अब ये जो डेटा है, अगर ये वेबसाइट किसी को प्रोवाइड करना चाहती है, मतलब हम जैसे डेवलपर्स को अगर वेबसाइट कोई डेटा प्रोवाइड करना चाहती है, तो वो करेगी इन द फॉर्म ऑफ APIs। APIs को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि Amazon के जो सर्वर्स हैं या जो डेटाबेस है जहाँ पर एक्चुअली डेटा स्टोर्ड है, अगर वो किचन है किसी रेस्टोरेंट का, तो वहाँ पर API इज गोइंग टू बी आवर वेटर। कि API बेसिकली हमारे पास रेस्टोरेंट के किचन से हमारे लिए डेटा फेच करके लेके आता है। तो वेटर का जो काम होता है दैट वो हमारे लिए खाना फेच करके लेकर आता है किचन से, वैसे ही APIs का काम होता है कि वो बैकएंड से, सर्वर से, डेटाबेस से हमारे लिए डेटा को फेच करके लेके आती हैं एंड यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा होता है। तो इफ़ वी आर अ डेवलपर, तो हम क्या करते हैं, हम APIs को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें डेटा में क्या चाहिए, एंड APIs क्या करते हैं, हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजते हैं जिसके अंदर बेसिकली हमारा डेटा स्टोर होता है। एंड इन रिक्वेस्ट के भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमारे पास गेट रिक्वेस्ट होती है, हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, हमारे पास डिलीट रिक्वेस्ट होती है, एंड इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। पर मेजॉरिटी केसेस में हमारे कोर्स के स्कोप में वी आर गोइंग टू लुक एट गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट को ही हम यूज़ करते हैं डेटा फेच करने के लिए। पर लेट्स सपोज हम डेटाबेस के अंदर कुछ राइट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे। कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे। पर क्योंकि हम यहाँ पर डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डेटा कलेक्शन के लिए गेट रिक्वेस्ट इज गोइंग टू बी मोस्ट रेलेवेंट फॉर अस। अब हम बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ डेवलपमेंट कोर्स, पर फिर भी उतनी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्लैरिटी हो माइंड में कि जब हम कोड लिख रहे हैं पाइथन के अंदर डेटा को फेच करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ APIs, तो हम एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आई होप यहाँ से हमें क्लैरिटी मिल गई कि एज ए डेवलपर हमें क्या करना होता है। हमारे पाइथन कोड से हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं API को। API क्या है? API बेसिकली हमारा एक URL है, हमारा एक एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट कहने का मतलब है कि जब हम अपने ब्राउजर पर google.com टाइप करते हैं, तो वो एक एंड पॉइंट है, एक लिंक है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं थ्रू द ब्राउजर। तो वैसे ही APIs भी क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर APIs हमें कुछ डेटा रिटर्न करती हैं एंड इस डेटा के ऊपर हम काम करते हैं। तो बार बार रिक्वेस्ट भेजकर या फिर बहुत सारी ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट की फॉर्म में हम काफ़ी सारा डेटा APIs के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ APIs। अब APIs के साथ हम काम करने के लिए यूज़ करते हैं एक स्पेशल पाइथन लाइब्रेरी का विच इज़ कॉल्ड रिक्वेस्ट। इफ़ वी वांट टू गो टू द ऑफिशियल लिंक, सो दिस इज़ द ऑफिशियल लिंक फॉर रिक्वेस्ट। हमारे पास रिक्वेस्ट की ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है अवेलेबल ऑन दिस लिंक। हम रिक्वेस्ट को इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। वी हैव सम सैम्पल कोड विच इज़ अवेलेबल टू अस एंड इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू विद दिस लाइब्रेरी। हमारा जो फोकस है वो अभी API कॉल्स के ऊपर होने वाला है। अब ये APIs दिखती कैसी हैं? वैसे तो हर वेबसाइट की अपनी अलग APIs हो सकती हैं, पर हम अभी के लिए अपनी फ्री APIs पर फोकस करने वाले हैं। APIs हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक होती है फ्री APIs जहाँ पर हमें किसी भी प्लेटफॉर्म को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है डेटा कलेक्ट करने के लिए, पर मेजॉरिटी जो बड़ी कंपनीज होती है उनकी APIs हमें पेड दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू कलेक्ट सम ट्विटर डेटा, तो उस केस में वील हैव टू पे ट्विटर टू बी एबल टू मेक API कॉल्स। अब वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती API कॉल्स की, पर फिर भी क्योंकि अभी हम डेमो कर रहे हैं, अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्निंग फेज के अंदर है, तो अभी के लिए हम अपनी फ्री APIs को देखेंगे अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए। बाकी दोनों के अंदर कॉलिंग का जो मेथड है वो उतना ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं होता। तो देर आर लॉट ऑफ फ्री APIs अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जिनसे हम फ्रीली अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लिंक दैट वी कैन यूज़, जिसके ऊपर काफ़ी सारी फ्री APIs अवेलेबल हैं। वी आर गोइंग टू ब्राउज ऑल द APIs एंड इस तरीके से वील फाइंड अ लॉट ऑफ APIs। तो ये ऐसी API है जिसके ऊपर कैट से रिलेटेड फैक्ट हैं, ये ऐसी API है जिसके पास डॉग से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो रैंडम डेटा से रिलेटेड हमारे पास रैंडम APIs हैं। जैसे इफ़ आई एक्सप्लोर बाय कैटेगरीज एंड बुक्स के अंदर हम जाएँ, तो बुक्स के अंदर ये स्टीफन किंग वाली जो कैटेगरी है इसको एक बार एक्सेस करते हैं। बेसिकली स्टीफन किंग इज़ अ हॉरर
बुक राइटर जो हॉरर बुक्स लिखते हैं, तो इनकी सारी बुक्स से रिलेटेड हमारे पास क्या है, हमारे पास APIs हैं। तो ये APIs क्या है, APIs बेसिकली हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर हम REST APIs को यूज़ कर रहे हैं। REST APIs एग्जैक्टली क्या होती हैं उसके हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वंस अगेन दिस इज़ अ डेटा साइंस बैच। हमें अभी के लिए बस ये ध्यान देना है कि API एक तरीके से हमारा एंड पॉइंट होता है जिस पर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। अब ये रिक्वेस्ट हम इस लिंक पर भेज सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस लिंक, आई विल बी एबल टू सी सम डेटा। अब ये डेटा क्या है, बेसिकली जब हमने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये जो एंड पॉइंट है https://stephenking.onrender.com/api/books, हमारे ब्राउजर ने इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजी और इस API ने हमें ये सारा का सारा डेटा रिटर्न किया। कब रिटर्न किया, जब हमने लिंक के ऊपर क्लिक किया। वी कैन ऑल्सो प्रिंट द डेटा। तो ये डेटा बेसिकली हमें दिख रहा होगा जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा है। दिस इज क्लासिकल जेसन फॉर्मेट। हमारे पास बहुत सारा डेटा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। दिस इज सैम्पल डेटा, इसको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब हम फ्री APIs को यूज़ करते हैं तो उनकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। मतलब किसी ने अगर रेंडर के ऊपर इसे डिप्लॉय किया है तो मोस्ट प्रॉबेबली उन्होंने फ्री डिप्लॉयमेंट यूज़ किया है जहाँ पर दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग। तो अगर हम एज स्टूडेंट्स बहुत सारी रिक्वेस्ट इनकी APIs पर भेजेंगे तो हो सकता है दे टेक डाउन देयर सर्विस। तो ऐसा अगर कभी भी होता है कि अगर हम किसी API के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंड इट्स नॉट वर्किंग, कोई ना कोई एरर हमें दिखाई दे रहा है, तो उस केस में हम चाहें तो कोई और फ्री API भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट फ्री APIs। हमारे पास बुक्स की API है, मूवीज़ की APIs हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट APIs हमें मिल जाएंगी। हम किसी के ऊपर भी अपना जो डेमो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर्टिकुलर API एंड पॉइंट का, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर। तो उसे कैसे भेजेंगे? अभी तो हमने क्या किया, लिंक पर क्लिक किया और ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेज दी और काम हो गया। बट यही काम हम ऑटोमेटेड फैशन में अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रिक्वेस्ट का। सबसे पहले तो हमें रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए वी कैन डू pip install requests, but request is already installed in my system, so I'm going to directly import requests। तो रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद सबसे पहले तो एक URL वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना ये जो लिंक है इसे स्टोर कराएंगे। दिस इज़ आर URL, दिस इज़ आर एंड पॉइंट, दिस इज़ द लिंक जिसके ऊपर हम अपना रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। अब रिक्वेस्ट को सेंड कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट को भेजने के लिए वी डू request.get। हम गेट मेथड को यूज़ करते हैं गेट रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। अब जब भी हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, इसको खैर हम आगे भी देखेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं। हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट हैं जिनको भेज सकते हैं। तो हम एज डेवलपर क्या कर रहे हैं, अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू हम अपनी API को, मतलब अपने URL को हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इस रिक्वेस्ट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। गेट रिक्वेस्ट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स। गेट रिक्वेस्ट को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें डेटा गेट करना होता है। उसके साथ में हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, पर हमारे लिए हमारा फोकस गेट रिक्वेस्ट होने वाली है। तो गेट के अंदर व्हाट विल डू, हम अपना URL पास करेंगे एंड जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उसे हम अपनी इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना काम करते हैं, कमांड रिटर्न आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, एंड एग्जीक्यूट करने के बाद अब जो रिस्पॉन्स है उसे प्रिंट करवाते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है रिस्पॉन्स 200 बेसिकली एक स्टेटस कोड है। 200 जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें से एक होता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड 200 का मतलब है कि सब कुछ सक्सेसफुली वर्क कर गया। 200 के अलावा भी और भी काफ़ी सारे स्टेटस कोड्स होते हैं। आपने 404 देखा होगा फॉर पेज नॉट फाउंड, आपने 500 देखा होगा फॉर इंटरनल सर्वर एरर। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट स्टेटस कोड्स होते हैं, इनको भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। पर अभी के लिए ये रिस्पॉन्स है, पर ये रिस्पॉन्स अच्छे से प्रिंट नहीं हो रहा। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स चाहिए। तो अपना प्रॉपर डेटा फेच करने के लिए वी बेसिकली हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू response.json एंड उसके बाद हम अपने डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। दिस इज द डेटा दैट वी हैव गॉटन। इनफैक्ट हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया है एंड ये जो डेटा है अब ये जेसन फॉर्मेट के अंदर है। प्रॉपर जेसन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जिसमें डेटा के अंदर हमारे पास स्टीफन किंग की हर एक बुक का डेटा है, बुक्स का टाइटल है हमारे पास, बुक का ISBN नंबर है, बुक्स के पास अपना एक यूनिक ISBN नंबर होता है, नंबर ऑफ पेजेस हैं, उसके अंदर विलन्स की लिस्ट हैं कि कितने विलन्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा। जैसे दिस इज़ फ्रॉम ईयर 1979, द टाइटल इज़ द लॉन्ग वॉक एंड दिस इज़ द ISBN नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, एंड इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी की सारी स्टीफन किंग की बुक की हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अब हम चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को एक pandas डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ डू वी डू दैट? वी कैन बेसिकली इम्पोर्ट pandas as PD एंड उसके बाद pandas के अंदर
there's a function that we can use which is JSON normalize. JSON normalize के अंदर डेटा में हमारा सारा का सारा डेटा इस डेटा के अंदर स्टोर्ड है. मतलब डेटा में ये जो की है कॉल्ड डेटा, इसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है. इनफैक्ट इसको कह देते हैं JSON डेटा एंड लेट्स एग्जीक्यूट. JSON डेटा के अंदर, इस डेटा की के अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर है जिसको हम नॉर्मलाइज करेंगे एंड उसे अपने डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर करा देंगे. जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, डेटा फ्रेम में सारा डेटा आ गया एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर डेटा. अब इस डेटा के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे अगर हमें इसे फिल्टर करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू फिल्टर ओनली पर्टिकुलर कॉलम्स. हमें क्या चाहिए, सारी की सारी ID चाहिए. उसके साथ में हमें सारे के सारे वी वॉन्ट ऑल द टाइटल इन्फॉर्मेशन, सारे टाइटल्स चाहिए और हमें सारे ईयर चाहिए. तो हमें ID चाहिए, टाइटल चाहिए, ईयर चाहिए और एक हम ISBN नंबर भी ले लेते हैं. लेट्स ऑल्सो हैव द ISBN नंबर ऑफ द बुक. तो इस तरीके से डेटा हमने फिल्टर कर लिया एंड ओके वी नीड टू मेक दिस कैपिटल एंड अब हम DF को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल है. तो हमने एक API कॉल की थी, उसी API कॉल में करीबन 63 रोज़ का हमारे पास डेटा आ गया जिसमें सारी की सारी बुक्स के नाम हैं, उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है एंड वी हैव द ISBN नंबर फॉर ऑल द बुक्स. एंड इस तरीके से अब उस डेटा को एक डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली हाउ API कॉल्स वर्क. कोई भी हमारे पास API एंड पॉइंट है, उस पर हम इसी तरीके से गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, डेटा को लेकर आते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं करेक्ट फॉर्मेट के अंदर और फिर उसे डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करके अब जैसे हम नॉर्मल ऑपरेशंस करते हैं वैसे ही हम अपने डेटा फ्रेम के ऊपर नॉर्मल ऑपरेशंस को कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी वर्क विद आवर APIs यूजिंग द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी. आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम जो मैं देना चाहती हूँ दैट इज कि ये जो फ्री APIs हैं इसके अंदर यू कैन पिक एनी अदर API दैट यू वांट. जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एनिमल से रिलेटेड या शॉपिंग से रिलेटेड बहुत सारी APIs हमें मिल जाएंगी. तो जैसे यहाँ फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस का डेटा है, यू कैन क्लिक ऑन इट, तो यू विल गेट द एंटायर API डॉक्यूमेंटेशन. इस API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ओके इट्स आस्किंग अस टू रजिस्टर एज अ सेलर फर्स्ट. तो इसकी जगह हम कोई और API भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. जैसे हमारे पास शॉपी का डेटा है या हमारे पास शॉपिफाई का डेटा है. तो इस तरीके से बहुत सारे पॉपुलर APIs हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. अच्छा, जितने भी पॉपुलर APIs होंगे वो मेजॉरिटी हमें रिक्वायर करेंगे कि वी रजिस्टर एज अ डेवलपर ऑन द प्लेटफॉर्म फर्स्ट. पर मैं आपको ऐसा कुछ टास्क देना चाहती हूँ जिसमें हमें रजिस्टर ना करना पड़े. सो लेट्स सपोज बहुत सिंपल सा ले लेते हैं, हम एनिमल्स के अंदर गए और एनिमल्स के अंदर हमारे पास कैट फैक्ट सबसे सिंपल. अच्छा, यहाँ पर रिटन है दैट वी डोंट नीड एनी ऑथराइजेशन. कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो हमसे ऑथराइजेशन रिक्वायर करती हैं. ऑथराइजेशन का मतलब है कि हमें वहाँ जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले एंड देन ओनली वील बी एबल टू यूज़ देयर APIs. तो यहाँ पर वी हैव द API डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हेयर. वी कैन, तो दिस इज द API एंड पॉइंट. सो इट इज़ अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू कि इस API एंड पॉइंट पर आपको जाना है एंड वहाँ से रीड अबाउट दिस डॉक्यूमेंटेशन. हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं तब भी थोड़ी चीज़ें रियलाइज होती हैं. तो वहाँ से जो भी डेटा आ रहा है उसे आपको कन्वर्ट करना है इनटू अ डेटा फ्रेम. सो दिस इज द एक्टिविटी दैट यू हैव टू परफॉर्म. इनफैक्ट सिर्फ यही API नहीं, कोई भी फ्री API आप पिक कर सकते हैं विच हैज़ नो ऑथराइजेशन एंड वहाँ से यू हैव टू फेच द डेटा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ वैलिड डेटा फ्रेम. So this is how we work with APIs. Next thing that we are going to learn about is web scraping. Web scraping का मतलब होता है to programmatically extract data from websites. हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारा डेटा है जो बल्क के अंदर अवेलेबल होता है एंड कभी भी इस डेटा को स्क्रैप करके हम अपने पास लाना चाहते हैं, इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो उस केस में हम वेब स्क्रैपिंग का यूज़ करते हैं. अब वेब स्क्रैपिंग इज समथिंग जो काफ़ी क्रूशल होता है एज अ डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें ऑनलाइन वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करना होता है. अच्छा, अभी के लिए तो वेब स्क्रैपिंग हमारे लिए एक एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है, पर जब भी हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं हम एग्जैक्टली करते क्या है? हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिनको हम अपने ब्राउज़र के ऊपर एक्सेस करते हैं, ब्राउज़र मतलब हम क्रोम पे ऊपर कहीं भी जाकर कुछ सर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने रिक्वेस्ट के इस ऑफिशियल पेज पे जाने की कोशिश की, तो जब हमने लिंक टाइप किया तब ब्राउज़र के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम ब्राउज़र पर कुछ भी जो लिंक है उसको टाइप करते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, इस लिंक के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजता है एंड रिस्पॉन्स में उसके पास कुछ फाइल्स आती हैं जिसके अंदर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर द प्राइमरी फाइल्स दैट द ब्राउज़र गेट्स. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट्स सपोज हमने जाके सर्च किया फॉर amazon.com. ठीक है, हमने एक रिक्वेस्ट की टू amazon.com और हमारे ब्राउज़र में हमारे लिए पेज खुल गया. तो ये पेज एग्जैक्टली खुला कैसे?
हमने जब एज अ डेवलपर या इनफैक्ट एज अ यूज़र हमने ब्राउज़र को रिक्वेस्ट भेजी फॉर amazon.com, तो ब्राउज़र क्या करता है, अमेज़ॉन के सर्वर्स पे जाकर आगे इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है और अमेज़ॉन के सर्वर्स हमारे ब्राउज़र को कुछ रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं? ये कुछ स्पेशल फाइल्स रिटर्न करते हैं विच आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब हम बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट के अंदर नहीं जाने वाले, पर फिर भी ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए अगर हम एज अ डेटा साइंटिस्ट वेब स्क्रैपिंग जैसी चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये 3 सेट्स ऑफ फाइल्स रिटर्न करता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स। HTML फाइल्स का काम होता है हमारी वेब के ऊपर, हमारी जितने भी वेब पेजेस हैं उनके लिए कंटेंट को स्ट्रक्चर करना। मतलब हमारे अमेज़ॉन के पेज पर यहाँ पर एक फ़ोटो दिखनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स दिखना चाहिए, यहाँ पर एक सर्च बार होना चाहिए, बटन्स होने चाहिए। तो ये सारा का सारा काम HTML की मदद से पॉसिबल हो पाता है। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये मैं फुल फॉर्म्स आपको वैसे तो नोट्स के अंदर होंगी, पर मैं बता भी देती हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि ये हमारे HTML पेजेस के अंदर हम या हमारे वेब पेजेस के अंदर मार्कअप देने का काम करता है। मार्कडाउन हमने ऑलरेडी देखा है जुपिटर लैब के अंदर। मार्कअप इज बेसिकली द सेम थिंग टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर। CSS का काम होता है स्टाइल ऐड करना, तो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो हमारे जो इमेजेस हैं वो एग्जैक्टली किस शेप की होंगी, हमारी इस बटन का कलर पर्पल ही होगा, इस बटन का कलर येलो ही होगा, ये सारी चीज़ें किस कौन डिसाइड करता है? ये CSS डिसाइड करता है। JS का काम होता है, जावास्क्रिप्ट का काम होता है टू ऐड लॉजिक टू द वेबसाइट। इस बटन के क्लिक करने पर क्या होगा, यहाँ पर क्लिक करने पर एग्जैक्टली क्या होगा, बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन खुलेगा। ड्रॉप डाउन पे जब हम लेट्स सपोज आई वांट टू शिफ्ट टू स्पेनिश, तो हमारा जो पूरा का पूरा पेज है वो स्पेनिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हम इंग्लिश के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो बटन्स के क्लिक पर एग्जैक्टली क्या होगा वेबसाइट के अंदर, हमारी फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ रिक्वेस्ट कैसे जाएंगी, ये सारा का सारा काम हमारे लिए हमारा जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। तो अमेज़ॉन सर्वर्स क्या करते हैं, जब हम ब्राउजर के ऊपर amazon.com टाइप करते हैं, रिक्वेस्ट आगे सर्वर्स के पास जाती है। सर्वर्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स को रिटर्न करते हैं और हमारा ब्राउजर फिर इन फाइल्स को रेंडर करता है। रेंडर करता है मतलब जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करता है और फाइनली हमें ये सारा का सारा हमारा आउटपुट दिखता है। लेट्स कन्वर्ट इट बैक टू इंग्लिश। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर ये खूबसूरत सा पेज हमें दे देता है। सर्वर एक्चुअली हमें सिर्फ फाइल्स रिटर्न करता है और हमारा ब्राउजर उन फाइल्स को हमारे लिए रेंडर करता है। तब जाकर हमारे पास फुली फंक्शनल वेबसाइट्स हमें दिखती हैं जिन पर हमारा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। अब हम चाहें तो उन फाइल्स को देख भी सकते हैं, जैसे इफ़ यू राइट क्लिक एंड इफ़ यू क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स, या हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारी वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका HTML आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, मतलब ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स का HTML है। वी हैव दिस बटन दैट वी कैन क्लिक एंड जैसे हम चीज़ों पर जाएंगे, लेट्स सपोज हम इस वॉच पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो वॉच की इमेज है इसका टैग आ गया या इसका एलिमेंट आ गया, जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि दिस इज़ द वॉच एलिमेंट जो हमारे पेज पर यहाँ पर रेंडर हो रहा है। हम चाहें तो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ऊपर जाकर व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हैं। जैसे ही व्यू पेज सोर्स करेंगे पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा। लेट्स डू लाइन ड्रैग। तो इस तरीके से ये सारी की सारी फाइल है जो हमारे ब्राउजर के पास आई थी एंड इसको ब्राउजर ने रेंडर कर दिया है इन दिस फॉर्म। तो ये तो बेसिक्स हो गई कि हम ब्राउजर के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं तो एग्जैक्टली बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा होता है। तो जब भी हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं हम बेसिकली इन्हीं फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड फिर इनसे हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फाइल्स रिटर्न होती है इन्हीं से डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इसके अंदर भी हम जो प्राइमरीली काम करेंगे वो अपनी HTML फाइल्स के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। बेसिकली HTML के अंदर सारा का सारा कॉन्टेंट आता है, तो इस कॉन्टेंट के ऊपर हम काम कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप एंड इस कंटेंट से हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने लिए निकालना स्टार्ट करेंगे। एंड इफ वी आर वेब स्क्रैपिंग, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डेटा मैनुअली, हमें एज सच डेटा को मैनुअली कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक एक करके हम प्रोडक्ट्स के नाम लिखें, इस प्रोडक्ट को देखें, इसका नाम लिखें, इसका प्राइस लिखें, इस प्रोडक्ट को देखें, नाम लिखें, प्राइस लिखें, हमें वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वेब स्क्रैपिंग इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑटोमेटिक तरीके से बहुत सारा डेटा जो है उसे कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट्स। तो बेसिकली हमें स्क्रिप्ट्स लिखनी होती है एंड हम चाहें तो बैकग्राउंड के ऊपर एक क्रॉन जॉब रन कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स, काफ़ी दिन तक, काफ़ी हफ्तों तक चलता रहेगा और हमारे लिए बहुत सारा डेटा स्क्रैप करके कलेक्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से काफ़ी ऑटोमेटेड तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर याद रखनी है जब भी हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं। सबसे पहला तो कोई भी वेबसाइट
कि हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर देखनी है जब भी हम डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर हमें हमेशा याद रखना है कि कभी भी हम अनएथिकली या इलीगली डेटा को कलेक्ट ना कर रहे हो। तो बेसिकली हमारी जो भी वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें हमें वायलेट नहीं करना है, उन्हें हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। तो वी ऑलवेज हैव टू कलेक्ट आवर डेटा एथिकली। उसके साथ में हमने ये तो बात कर ही ली है कि कभी भी अगर हमारे पास APIs की फॉर्म में डेटा अवेलेबल होता है, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो ऑलरेडी हमारे पास क्लीन डेटा है, क्वालिटी डेटा है, तो मेजॉरिटी केसेस में हम उस डेटा को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू स्क्रैपिंग, क्योंकि स्क्रैपिंग काफ़ी इंटेंसिव है। इसके अंदर हमें स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेंगी, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जबकि APIs के अंदर ऑलरेडी रेडीली डेटा अवेलेबल होता है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती API कॉल्स। तो ऐसे केसेस में वी आर गोइंग टू प्रेफर APIs, क्योंकि उनके ऊपर हमारे पास रेडीली अवेलेबल डेटा है। एंड उसके साथ में जब भी हम डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं हमें अननेसेसरीली बहुत सारी रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। मतलब जब भी हम डेटा को स्क्रैप करते हैं हमें बेसिकली बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं जो भेजनी पड़ती हैं, तो ये रिक्वेस्ट हमें अननेसेसरीली बार बार नहीं भेजनी। हम क्या करते हैं, एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं और जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसे हम स्टोर करा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार सेम डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम बार बार अपनी रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, अगर कोई भी वेबसाइट का सर्वर डिटेक्ट करता है कि एक ही एंड पॉइंट से, मतलब एक ही IP से बार बार उस वेबसाइट के सर्वर को हम हिट कर रहे हैं और अननेसेसरीली डेटा को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फॉर द सेम डेटा, तो ऐसे केसेस में सर्वर्स या हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन एंड पॉइंट्स होते हैं, वो हमारी IP को बैन कर सकते हैं, या तो वो टेम्परेरी बैन हो सकता है या परमानेंट बैन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना है, हम एक तो डेटा को एथिकली कलेक्ट करेंगे, उन्हीं वेबसाइट्स पे रिक्वेस्ट भेजेंगे जो हमें अलाउ करती हैं, ताकि वी डोंट गेट बैन। प्लस वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड द रेट लिमिट। रेट लिमिट्स मतलब कि कितनी बार एक सेकंड के अंदर कितनी लिमिट्स हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितनी कॉल्स हैं जो हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर API को, तो उसकी हमेशा कुछ ना कुछ लिमिट सेट होती हैं। मेजॉरिटी केसेस में अगर हम मैन्युअली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उस लिमिट को हम एग्जॉस्ट नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हम ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स चला देते हैं जहां पर बार बार रिक्वेस्ट जारी होती है। तो ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान देना कि बीच में हम कुछ ना कुछ डिलेज ऐड करें, ताकि हम अननेसेसरीली किसी भी सर्वर को या किसी भी वेबसाइट को स्पैम ना कर रहे हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट वेब स्क्रैपिंग। अब वेब स्क्रैपिंग के अंदर हमने ऑलरेडी बात कर ली कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारी जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारा HTML कंटेंट अवेलेबल होता है, एंड इसी HTML कंटेंट से हम बहुत सारा डेटा जो है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट HTML, अबाउट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स ऑफ HTML कवर करने वाले हैं, एंड उसके अंदर भी हम उतने बेसिक्स कवर करेंगे जितने हमारे लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट जरूरी है। मतलब हम फुल ब्लोन HTML कोर्स नहीं करने वाले, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में HTML को स्टडी नहीं करेंगे, बस एक HTML का ओवरव्यू देखेंगे जितना हमारे लिए एज अ डेटा साइंटिस्ट जरूरी है वेब स्क्रैपिंग को करने के लिए। So the first thing that we are going to do is learn about HTML basics for scraping our data. तो HTML का कोड लिखने के लिए हम अपने Visual Studio Code को यूज़ करने वाले हैं। तो Visual Studio Code पर I've already opened this folder called data collection, and इसके अंदर I am going to create a new file. इस फाइल को हम नाम दे देते हैं index.html। तो .html से हम अपनी .html एक्सटेंशन से हम अपनी HTML फाइल्स को क्रिएट करते हैं, एंड इनके अंदर अब हम अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। HTML कोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ कोड, एंड इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है हमारे लिए। एंड प्लस यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि दोबारा से हम विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आ गए, एंड इसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्टिंग में डाउनलोड करा दिया था, और स्टार्टिंग में हमारी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी। बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड ऐसा कोड एडिटर है जिसके ऊपर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो ऐसे में विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी हमारे सिस्टम पर होना चाहिए, एंड उसके ऊपर काम करने की भी आदत हमें होनी चाहिए, क्योंकि एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज एन AI इंजीनियर हमें पता है कि हमें मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करने हैं, हमें मशीन लर्निंग का कोड लिखना है, हमें डेटा के साथ डील करना है, पर बीच में कई सारे टास्क ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें हो सकता है हमें कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी हो, जिसमें हो सकता है हमें कुछ दूसरा काम करना हो जिसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड की जरूरत पड़ जाए, बिकॉज दिस इज सो पॉपुलर। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया था, हमने पाइथन के थ्रू VS कोड पर काफी सारी प्रैक्टिस कर ली, एंड अब हमारे लिए VS कोड पर काम करना बहुत ज्यादा ईजी है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर HTML बेसिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट HTML फॉर डेटा साइंस। HTML stands for Hypertext Markup Language, and it is the standard language to create web pages. मतलब जो भी हम वेब के ऊपर कंटेंट देखते हैं, जो भी हम वेब पेजेस देखते हैं, हमारी जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट हम पेजेस देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम ऑन द इंटरनेट आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ HTML, एंड दीज वेब पेजेस आर स्ट्रक्चर्ड यूजिंग टैग्स। अब HTML के अंदर हमारे पास टैग्स होते हैं। टैग्स बेसिकली इस तरीके से होते हैं कि अगर हमें कोई पैराग्राफ क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है, अगर हमें कोई हेडिंग दिखानी है अपनी वेबसाइट पर तो उसके लिए हमारे पास हेडिंग टैग है, हमें अगर कोई इमेज शो करनी है तो हमारे पास इमेज टैग है। तो इस तरीके से HTML के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टैग्स हैं टू शोकेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। तो हमारे पास टैग्स होते हैं इन HTML विच डिफाइंड एलिमेंट्स लाइक हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, लिंक्स हो गए, टेबल्स, लिस्ट एंड फॉर्म्स।
जैसे अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर साइन अप करते हैं या रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म आता है। वो जो फॉर्म होता है वो इंटरनली HTML फॉर्म टैग की हेल्प से बना होता है। तो हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। तो व्हेन आवर वेब पेज लोड्स, आवर ब्राउजर इंटरप्रेट्स HTML टू डिस्प्ले दिस कंटेंट अकॉर्डिंगली। मतलब हमारे पास जो रॉ HTML है वो आ रहा होता है, पर हमारा ब्राउजर उस रॉ HTML को इंटरप्रेट करता है, हमारी रॉ CSS को इंटरप्रेट करता है, हमारी रॉ जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है और उस कंटेंट को फिर प्रॉपर तरीके से हमें एज अ यूजर शो करता है। तो HTML का जो सिंटैक्स होता है उसमें हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हमें क्रिएट करने होते हैं उन्हें हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टैग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक P टैग होता है। दिस इज कॉल्ड एन ओपनिंग टैग एंड दिस इज कॉल्ड अ क्लोजिंग टैग। तो पहले हम अपना ओपनिंग टैग लिखते हैं, फिर हम अपना क्लोजिंग टैग लिखते हैं एंड इसके बीच में जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया हमारा कंटेंट, तो ये जो कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के कॉम्बिनेशन से हम अपने डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो वी हैव क्रिएटेड दिस index.html। इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन टाइप कर सकते हैं और हमारे पास क्या होगा, एक एब्रीविएशन, एमिट एब्रीविएशन आ जाएगा विच इज गोइंग टू गिव अस दिस रिजल्ट। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास बॉयलर प्लेट HTML कोड आ जाएगा। What exactly is the meaning of boilerplate? Boilerplate मतलब सैम्पल कोड जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं अपने HTML को लिखने की। अब इस boilerplate कोड के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से नोटिस करनी है। सबसे पहला तो इट स्टार्ट्स विद डॉक टाइप HTML। मतलब अगर हम अपने boilerplate कोड को देखें तो हमारा कोड कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें टॉप पर वी हैव डॉक टाइप HTML which defines the document as HTML5. HTML5 is the latest HTML। तो उस हिसाब से हमने अपने HTML को लिखा है। प्लस HTML टैग के अंदर हमने अपनी लैंग्वेज को EN लिखा है, मतलब हम इंग्लिश लिखने वाले हैं। एंड HTML के अंदर हमारे पास 2 मेजर टैग्स हैं, हेड एंड बॉडी। मतलब इन्हें हम कुछ इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं कि HTML ये हमारा HTML का ओपनिंग टैग है, ये हमारा HTML का क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर वी हैव द हेड टैग एंड वी हैव द बॉडी टैग। तो हमारे पास वी हैव द HTML टैग जिसके अंदर हमारे पास एक हेड टैग है एंड एक हमारे पास बॉडी टैग है। एंड ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। हम जो अपना मेजॉरिटी काम करते हैं, मतलब जो भी हमारे वेब पेज का कंटेंट होता है जिसको हम स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो सारा का सारा हम अपने बॉडी टैग के अंदर ऐड करते हैं। हेड टैग का बेसिकली काम होता है दैट इट कंटेन्स मेटा डेटा। हमारे पेज का टाइटल हो गया, हमारी स्क्रिप्ट हो गई, हमारी स्टाइल्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने हेड टैग के अंदर मेंशन करते हैं। जैसे हमारे HTML के साथ बहुत सारी स्टाइलिंग होगी जिसे हम करेंगे, तो स्टाइल के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं, style.css हो गई या something.css हो गई। एंड इस फाइल के अंदर हम अलग से अपनी स्टाइलिंग लिखते हैं। मेजॉरिटी वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इसी तरीके से अलग से HTML, अलग से CSS एंड अलग से जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है। अब इस CSS को हम अपने HTML से लिंक कैसे करेंगे, लिंक करने के लिए हम अपने हेड टैग को यूज़ करते हैं। तो हेड टैग के अंदर बहुत सारी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होती है, विच इज़ डेटा अबाउट डेटा। हमारे पेज का टाइटल होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टाइटल। उसके लिए एक बार इस HTML कोड को सेव करते हैं एंड लेट्स ओपन दिस फाइल। बेसिकली हमने इस फाइल को क्रिएट किया है इन आर प्राइम क्लासेस फोल्डर। प्राइम क्लासेस के अंदर डेटा कलेक्शन में यहाँ index.html को हमने क्रिएट किया है। एक बार इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे ब्राउजर के अंदर हमारा पेज खुल जाएगा। अभी इस पेज के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले होकर नहीं आ रहा। लेट्स गो टू आर विजुअल स्टूडियो कोड एंड ये डॉक्यूमेंट की जगह हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्राइम। लेट्स सेव इट। एंड जैसे इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, ऊपर क्या आ गया, हमारे पास प्राइम आ गया। यहाँ पर हमारी पूरी index.html का पाथ है एंड जो भी हमारा टाइटल होता है वो हमारे पेज के टॉप पर आकर डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ ब्यूटीफुल सूप में ब्यूटीफुल सूप 4 PYPI ये हमारा टाइटल है हमारे डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट PYPI ये हमारे पूरे HTML का टाइटल है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इंस्पेक्ट अगर करेंगे, इंस्पेक्ट में जाकर इफ़ वी गो टू हेड, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल रिटर्न होगा। टाइटल में क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट PYPI। तो जो भी टाइटल के अंदर लिखा होता है वो हमारे पेज के टॉप पर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पेज के टॉप पर चीज़ें आ गई हैं। तो काफ़ी सारी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन हम हेड के अंदर लिखते हैं। सिमिलरली बॉडी के अंदर हम वो कंटेंट लिखते हैं विच विल बी विजिबल ऑन द पेज। जैसे अगर बॉडी के अंदर हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहें, पैराग्राफ के लिए हम लिख सकते हैं दिस इज़ सैम्पल टेक्स्ट। लेट्स सेव इट, कम हियर, रिफ्रेश। तो हमारे पास इस तरीके से सैम्पल टेक्स्ट प्रिंट होकर आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास लॉरम
एक और एमिट एब्रीविएशन होता है। बेसिकली दीज आर शॉर्टकट्स जो HTML के लिए एग्जिस्ट करते हैं। एंटर करेंगे तो बहुत सारा रैंडम टेक्स्ट हमें दे देता है VS कोड। तो इस तरीके से वी विल गेट अ लॉट ऑफ रैंडम टेक्स्ट जो हम प्रिंट करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इन द फॉर्म ऑफ दिस पैराग्राफ। कंट्रोल Z कर लेते हैं। सिमिलरली हम कुछ हेडिंग्स को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक H1 हेडिंग होती है। हेडिंग्स एग्जैक्टली अभी क्या होती हैं उनको देखेंगे, बट दिस इज अ हेडिंग दैट वी कैन क्रिएट। रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये हमारी हेडिंग प्रिंट होकर आ जाएगी। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स जो हमारे HTML के अंदर यूज होता है। अब यहाँ पर जो हमारा HTML एलिमेंट होता है, इट इज बेसिकली द रूट एलिमेंट ऑफ द पेज। बेसिकली जितने भी हमारे ये सारे के सारे HTML टैग्स होते हैं, इन सबको इंटरनली हम एक ट्री फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। ट्री फॉर्मेट कहने का मतलब है कि रियल लाइफ के अंदर ट्री क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, बट जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर ट्री की बात करते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो हमारे प्रोग्रामिंग ट्री के अंदर ये क्या हो जाता है, हमारी रूट हो जाता है जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ये ब्रांचेज हैं। एंड इस तरीके से हम नीचे नीचे जाते हुए अपने मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स को क्रिएट कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ वी बेसिकली रिप्रेजेंट द एंटायर डॉक्यूमेंट। सो दिस इज द बेसिक HTML स्ट्रक्चर जैसे हम अपना HTML का कोड लिखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट HTML टैग्स जो वेब स्क्रैपिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, दीज आर द मेन एलिमेंट्स जो मेजॉरिटी केसेस में हम इनकाउंटर करेंगे। एंड इसके अंदर भी दीज आर द मेजर एलिमेंट्स जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं अपने हेडिंग टैग्स की। हमारे पास HTML के अंदर 6 हेडिंग टैग्स होते हैं जो H1, H2, H3 इस तरीके से H6 तक जाते हैं। तो ये हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं जिनका काम होता है कि हेडिंग्स को क्रिएट करना, जैसे टाइटल्स हो गए, हमारे आर्टिकल सेक्शंस हो गए, उनकी हेडिंग हो गई, सब हेडिंग्स हो गई, इन सारी हेडिंग्स को हम हेडिंग टैग से क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने अपनी प्राइमरी हेडिंग दी है, इसे हेडिंग कह सकते हैं। एंड इसी तरीके से H2 की फॉर्म में हम अपनी सब हेडिंग को भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली आवर सब हेडिंग। लेट्स सेव एंड रिफ्रेश। तो नोटिस करेंगे साइज के अंदर डिफरेंस। इफ आई इंक्रीज इट मोर, तो जैसे जैसे हम H1 से H6 की तरफ जाते हैं हमारा हेडिंग्स का साइज डिक्रीज होता है। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव द P टैग विच इज़ द पैराग्राफ टैग, जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ्स हो गया, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो पैराग्राफ टैग को हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमारे पास एक एंकर टैग भी होता है। एंकर मतलब लिंक। हम एंकर टैग को हाइपर लिंक्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने कई बार URLs या एक्सटर्नल लिंक्स देखे होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज आई वांट टू क्लिक टू गो टू गूगल, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा एंकर टैग ऐसे क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ पर एंकर टैग के अंदर हमें और एडिशनल एट्रीब्यूट भी ऐड करना होता है। एट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि हम एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो अपने टैग के साथ लिखते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली लिंक को डिफाइन करेंगे। एंड दैट एट्रीब्यूट इन एंकर टैग इज href। इफ आई राइट href हियर, तो हमें अपनी वैल्यू देनी पड़ेगी एट्रीब्यूट को। इसको हम वैल्यू दे सकते हैं https www.google.com। तो ये क्या हो गया, हमने google.com का लिंक दिख दिया। इसको सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश। तो ये क्या आ गया, हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया। ये जो टेक्स्ट है ये वही सेम टेक्स्ट है जो हमने एंकर टैग के बीच में लिखा था। एंड जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पर, जैसे ही वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन इट, इट विल रीडायरेक्ट अस टू google.com। तो इस तरीके से जब भी हम अपने कंटेंट के अंदर लिंक्स को ऐड करना चाहते हैं, वहां पर हम एंकर टैग को यूज करते हैं। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव इमेजेस। अच्छा, ये href वाला एट्रीब्यूट इज सपोज टू बी विद एंकर टैग। हमारे पास इमेजेस भी होती हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड इमेज के लिए हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट होता है। सोर्स मतलब जहां पर हम इमेज का लिंक या इमेज का पाथ ऐड करते हैं जहां से हमारी इमेज एक्सट्रैक्ट होनी है। जैसे इफ आई वॉन्ट टू शो एन इमेज, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इमेज, एंड इमेज टैग के अंदर हम सोर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे गूगल पर जाकर आई कैन सर्च फॉर एनी इमेज, एप्पल इमेज जैसे हम सर्च करें इमेज ऑफ एन एप्पल, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये इमेज है या ये इमेज है जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आई कैन जस्ट कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट इट इन सोर्स। काफ़ी बड़ा इमेज एड्रेस है। लेट्स सेव इट एंड हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक इमेज डिस्प्ले होकर आ जाएगी। हम चाहें तो इस इमेज को रीस्टाइल भी कर सकते हैं। स्टाइल करने का मतलब है कि इसका हम साइज़ छोटा कर सकते हैं, इसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमारी इमेज के अंदर की जा सकती हैं, इनफैक्ट दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी की जा सकती हैं। पर ये जो है ये सारी चीज़ें CSS का पार्ट है। अभी के लिए हमें CSS एज सच सीखने की ज़रूरत नहीं है। CSS को बेसिक हम बाद में जाकर देखेंगे जब हम फ्लास्क के साथ काम करेंगे। अभी के लिए हमारा फोकस HTML ओवरव्यू पर होने वाला है। बट दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन डिस्प्ले image in our document।
उसके साथ में हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब HTML के अंदर हम टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे दीज आर द नोट्स दैट आई हैव गिवन टू यू फॉर HTML। इसके अंदर मैंने आपको एक सैम्पल टेबल का कोड भी दिया है। कुछ इस तरीके से हम HTML के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल के लिए हमारे पास टेबल टैग होता है। टेबल टैग के अंदर TR से हम बेसिकली टेबल की रोज को क्रिएट करते हैं एंड TD से हम उसके कॉलम्स को क्रिएट करते हैं and TH is basically the header of the table. So let's try to create the same table and एक बार देखते हैं टेबल कैसी दिखेगी। I am going to remove this image tag and let's create a table. टेबल के अंदर सबसे पहली रो के अंदर हम टेबल के हेडर्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो टेबल का फर्स्ट हेडर इसके अंदर हम नेम दिखाना चाहते हैं। सेकेंड हेडर TH के अंदर, इसके अंदर हम मार्क्स दिखाना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। लेट्स रिफ्रेश, तो हमारे पास नेम एंड मार्क्स प्रिंट होकर आ गया। अब सेकंड हेडिंग के अंदर कुछ इसी तरीके से वी क्रिएट अनदर रो। दूसरी रो के अंदर हमारे पास वी हैव टेबल कॉलम, तो इसके अंदर हम कुछ भी मार्क्स दे सकते हैं। एडम हमने दे दिया, यहाँ पर एडम दे दिया। वी कैन हैव सम मार्क्स, जैसे 95 हो गए। सिमिलरली हम एक और रो क्रिएट कर लेंगे, इसके अंदर वी कैन राइट ईव, 97 हो गए। लेट्स सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके की टेबल हमारे पास क्रिएट होकर आ जाएगी। अच्छा, अभी इस टेबल के अंदर वी कांट रियली सी द बॉर्डर, हमारे पास बॉर्डर नहीं है, लाइंस नहीं है, तो उतना ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं आ रही। बट देन अगेन ये सारी की सारी चीज़ें हम CSS से ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ कॉन्टेंट पर फोकस करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल इन HTML। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव अदर इंटरेस्टिंग टैग्स, जैसे हमारा UL टैग हो गया। ये सारे के सारे टैग्स हमारी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए होते हैं। जब भी हमें लिस्ट करने होते हैं आइटम्स, UL इज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL इज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड LI इज फॉर ऑल द इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स। जैसे अगर मुझे बहुत सारे लेट्स सपोज फ्रूट्स की लिस्ट को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर टेबल के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 या ABCD की फॉर्म में, हम नंबर्स की फॉर्म में अपने लिस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट नेम्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो जैसे हमारे पास मैंगो हो गया, वी हैव मे बी ऑरेंज, वी हैव लीची, एंड इस तरीके से वील गेट एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। इसी को अगर हमें अनऑर्डर्ड बनाना है, मतलब सिर्फ बुलेट पॉइंट्स चाहिए, तो वील यूज़ UL टैग, तो उससे हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास लिस्ट आइटम्स होते हैं। वी ऑल्सो हैव डिव एंड स्पैन। डिव एंड स्पैन हमारे कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। कंटेनर एलिमेंट्स का बेसिकली काम होता है बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपने अंदर स्टोर कराना। तो इसके अंदर हमारे पास 2 पॉपुलर कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, डिव एंड स्पैन। तो डिव एंड स्पैन की भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, जबकि स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी। डिव को जब हम यूज़ करते हैं, डिव जब हम क्रिएट करते हैं, जैसे लेट्स सपोज टेबल एंड UL दोनों को हम चाहें तो एक डिव के अंदर रैप कर सकते हैं। ये हमारा डिव हो गया एंड इसके अंदर हमने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को, टेबल को एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट को रैप कर दिया। पर उससे हमारे जिस तरीके से कंटेंट डिस्प्ले होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इफ आई रिफ्रेश देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज, बिकॉज हमारा कंटेंट वैसे का वैसा है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। इससे एज सच हमारे कंटेंट पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें हम अपने कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, किस तरीके से स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं, उन कामों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब है जहाँ पर भी हमने डिव क्रिएट कर दिया, चाहे उसके अंदर बहुत थोड़ा सा कॉन्टेंट हो, फिर भी वो हमारे पेज पर पूरी स्पेस लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ़ आई क्लिक ऑन दिस एंड इफ़ आई लुक एट हेडिंग, हेडिंग को अगर हम देखेंगे तो ये ब्लू लाइन पूरे पेज पर आ रही है। जबकि इफ़ आई गो टू माई लिंक, लिंक पर ये ब्लू लाइन सिर्फ जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लिक टू गो टू गूगल, सिर्फ वहाँ पर ब्लू हाईलाइट हो रहा है। जबकि हेडिंग में या सब हेडिंग में पूरी स्क्रीन पर हो रहा है। तो जब पूरी स्क्रीन हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब है ये हेडिंग, सब हेडिंग टैग या हमारा हेडिंग टैग हमारे पूरे स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। एंड एंकर टैग सिर्फ उतने पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है, उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है जितने में उसका कंटेंट है, जिसका मतलब है कि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। तो इस तरीके से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन वो कितनी स्पेस लेते हैं स्क्रीन पर। सो दीज आर जस्ट जेनरिक कंटेनर्स। प्लस हम फॉर्म्स को भी क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट एलिमेंट होते हैं, बटन एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास सिलेक्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्म रिलेटेड एलिमेंट्स। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वी कैन सी कि हमने एक H2 हेडिंग को क्रिएट किया है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट हमने बना दी है, एक पैराग्राफ है, एंड इन सबको हमने रैप कर दिया एक डिव के अंदर। तो बहुत सिंपल सा कंटेंट है। अच्छा, HTML फॉलोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, सो टैग्स कैन कंटेन अदर टैग्स। उसका हमने एग्जाम्पल देख ही लिया कि हमारी टेबल को जब हमने क्रिएट किया था, टेबल के अंदर टेबल रो का टैग आया, उसके अंदर हमारी टेबल हेडर का टैग आया। तो एक तरीके से क्या फॉर्मेट फॉलो हुआ,
ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं। HTML के अंदर बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हमने क्या किया, टेबल टैग। इनफैक्ट टेबल टैग के भी बाहर हमने एक डिव क्रिएट कर दिया, डिव के अंदर हमने टेबल टैग क्रिएट कर दिया, टेबल टैग के अंदर TR टैग है, TR टैग के अंदर TH टैग है। इफ वी कैन सी द हायरार्की, HTML के अंदर वी हैव द बॉडी टैग, बॉडी टैग में डिव टैग है, डिव टैग में टेबल टैग है, उसके अंदर TR है, उसके अंदर TH है, एंड यहाँ पर हमारी हायरार्की खत्म हो रही है क्योंकि TH टैग का एंडिंग टैग आ गया, TH एलिमेंट का। तो बहुत ज़्यादा हायरार्किकल फॉर्म में हमारा जो स्ट्रक्चर होता है HTML का वो क्रिएट होता है। इनफैक्ट इस हायरार्कियल स्ट्रक्चर में अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, जैसे लेट्स सपोज हम इस डिव की बात करते हैं, तो डिव के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डायरेक्टली ऊपर एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं अपना पेरेंट एलिमेंट। जैसे हमने ऊप्स के अंदर पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास की बात की थी, वैसे ही हम अपने HTML के अंदर इसे अपना पेरेंट एलिमेंट कह सकते हैं। एंड ऊपर वाले जितने भी हैं उन्हें हम कहते हैं अपने एंसेस्टर्स, मतलब हमारे करंट एलिमेंट के एंसेस्टर। नीचे वाला जो भी एलिमेंट होता है उसे हम अपना चाइल्ड एलिमेंट कह सकते हैं, एंड जो डायरेक्टली साइड में होता है उसे हम सिबलिंग कहते हैं। जैसे हमें पता है HTML टैग के अंदर हेड टैग भी है, और हेड टैग पूरा क्लोज ओपन दोनों हो जाते हैं, फिर बॉडी टैग आ जाता है। तो बॉडी एंड हेड टैग एक दूसरे के क्या हैं, सिबलिंग एलिमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर ऑन द सेम लेवल इन द हायरार्की। तो इस तरीके का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो HTML एलिमेंट्स के अंदर फॉलो होता है। एंड HTML टैग्स के साथ देयर आर एसोसिएटेड सम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जिनको हम पढ़ते हैं। तो HTML एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और एट्रीब्यूट्स का काम होता है टू स्टोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मेटा डेटा हो गया, जैसे इंस्ट्रक्शंस हो गए, इनफैक्ट कई सारे केसेस में स्टाइलिंग हो गई। तो HTML एट्रीब्यूट्स का काम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का होता है। तो हमारे पास बहुत सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनमें से एक href हो गया, जिसको हमने एंकर टैग के अंदर देखा था। href की हेल्प से जहां पर भी हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं लिंक के अंदर, उसे हम क्रिएट करते हैं। हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट है विच डिफाइंस द सोर्स ऑफ इमेज इन इमेज टैग। उसके साथ में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, एक होता है ID का, एक होता है क्लास का। ये बेसिकली हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स कहने का क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमारा एक पेज है जिस पर हम बहुत सारे बटन्स क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स इनफैक्ट यहाँ पर टॉप पर आ जाते हैं। टॉप पे हम क्या कर रहे हैं, अपने HTML पेज के अंदर दिस इज आवर बटन 1, एंड इस तरीके से लेट्स सपोज हमने बहुत सारे बटन्स क्रिएट कर दिए। तो ये हमारे पास स्क्रीन पर काफ़ी सारे बटन्स हैं जो क्रिएट होकर आ गए। अब इन हर एक इंडिविजुअल बटन को हम यूनिकली अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने बटन 1 को एक कलर देना चाहते हैं, इसे हम ब्लू कलर देना चाहते हैं, इसे हम लेट्स सपोज रेड कलर देना चाहते हैं, इसको पिंक देना चाहते हैं, इसको येलो देना चाहते हैं, सबको लेट्स सपोज हम अलग अलग स्टाइलिंग या अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कलर्स देना चाहते हैं। तो उस केस में हम अपने हर एक बटन को, बटन 1 को अलग ID दे सकते हैं, बटन 2 को अलग ID दे सकते हैं, बटन 3 की अलग ID रख सकते हैं, बटन 4 की अलग ID रख सकते हैं। तो ID ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसका काम होता है टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट। मतलब इसको हम एक ID दे देंगे इस तरीके से, लेट्स कॉल इट B1। तो हमने क्या किया, इसको एक ID दे दी B1 नाम से। ID हम एलिमेंट को यूनिक देते हैं, तो बटन 2 की B2 ID हो गई, बटन 3 की हमारे पास B3 ID हो गई, एंड बटन 4 की हमारे पास B4 ID हो गई। अभी एज सच अगर हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, कुछ होगा नहीं। ये जो ID है ये इंटरनली स्टोर होती है। जैसे इफ आई इंस्पेक्ट एंड इफ आई गो टू दिस बटन, अब मुझे बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट दिख रहा है ID। अब इस ID से हम अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसका मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर इफ आई क्लिक ऑन माई बटन 2, बटन 2 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बटन 2 हाईलाइट हो रहा है, एंड यहाँ पर जाकर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आई कैन गिव इट अ स्टाइल, आई कैन गिव इट अ बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर हमने सिलेक्ट कर लिया ऑफ रेड। जैसे मैंने इंटर किया, मेरा बटन 2 क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। सिमिलरली अगर मैं बटन 4 पर क्लिक करूं, एंड सेम चीज़ आई कैन डू फॉर इट, आई कैन गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लू। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की अगर हमें अलग अलग स्टाइलिंग देनी है तो उसके लिए हम ID से अपने बटन्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ID का काम होता है किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का। पर लेट्स सपोज अपने सारे के सारे बटन्स को हम सेम स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको एक सिंगल क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब इन सारे बटन्स को हम सेम क्लास दे सकते हैं। जैसे इन्हें हम एक सिंपल सी क्लास दे देते हैं BTN। तो ये बटन क्लास हो गई। अब जिस जिस एलिमेंट के पास बटन क्लास होगी उन सब के पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज बटन क्लास के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे सारे के सारे बटन्स पर जाकर
अप्लाई हो जाएंगी। तो जब हम ग्रुप में एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उन्हें हम सेम क्लास दे सकते हैं। जब हम यूनिकली एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उन्हीं के लिए हम आईडी एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। तो क्लास इज समथिंग विच इज हेविली यूज्ड इन स्क्रैपिंग। हमारे पास कभी भी किसी पेज पर हम डेटा देखेंगे, जैसे बहुत सारे अमेजॉन की वेबसाइट पर अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की अगर सेम स्टाइलिंग है तो देयर इज अ वेरी बिग चांस कि सबके पास सेम क्लास है। तो हम क्या करते हैं, क्लास की हेल्प से एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। उसके साथ में हमारे पास टाइप भी होता है, एट्रीब्यूट, जो फॉर्म के अंदर यूज होता है। हमारे पास नेम भी होता है, वैल्यू भी होते हैं। ये सारे के सारे हमारे फॉर्म रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसमें क्या किया है हमने, एक एंकर टैग बनाया। एंकर टैग को आईडी तो दे दिया link1 और क्लास इसको दे दिया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहने का मतलब है कि लॉजिकली अगर हम सोचें तो एंकर टैग में एक्सटर्नल लिंक जितने भी होंगे उन सबको सेम क्लास होगी और इसको हमने link1 कह दिया। तो ये यूनिक आइडेंटिफायर है और ये कॉमन आइडेंटिफायर है जो दूसरे एंकर टैग्स को भी हमने दिया होगा। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्लस हमारे पास फॉर्म एलिमेंट होते हैं, उनको भी हमने देख लिया है। प्लस इस तरीके से हम अपने HTML के अंदर फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। हमारे पास फॉर्म टैग होता है, फॉर्म टैग्स के अंदर हमारे पास लेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, पर हमें फॉर्म्स के अंदर उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई हैव अटैच्ड एन एग्जाम्पल फॉर यू। सो दीज आर ऑल द बेसिक्स ऑफ HTML जिनकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू वेब स्क्रैपिंग। इसके साथ में आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटैच एन ऑप्शनल कंप्लीट HTML लेक्चर फॉर यू। अब ये जो बड़े वाला ऑप्शनल HTML लेक्चर है इसको देखना कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू हैव द टाइम, इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट, अगर आप HTML को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उस केस में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो जितना अभी तक हमने अपने HTML का ओवरव्यू देखा है, दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर अस इन आवर डेटा साइंस जर्नी। इसके साथ में कोई और एडिशनल चीज़ ऐसी होगी जिसको आगे जाकर हम यूज़ कर रहे होंगे तो उसको हम साथ के साथ कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट वर्किंग विद ब्यूटीफुल सूप। अब एक बार हमने रिक्वेस्ट की हेल्प से अपने डेटा को एक्सेस कर लिया है, अपने HTML को हमने डाउनलोड कर लिया है, उस HTML को हमने अपने इस फोल्डर के अंदर HTML फाइल के अंदर स्टोर करा लिया है। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज पार्स दिस HTML। HTML को पार्स करने का मतलब है हम अब इसके स्ट्रक्चर को, इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे एंड उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन एक्चुअली यूज दैट डेटा एज द बेसिस ऑफ आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो ब्यूटीफुल सूप की अगर बात करें तो ब्यूटीफुल सूप या इसको BS4 भी हम कह सकते हैं, इज अ पाइथन लाइब्रेरी विच इज यूज टू पार्स HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स। अब मेजॉरिटी इंटरनेट के ऊपर हमें HTML डॉक्यूमेंट्स को ही पार्स करना होता है। XML डॉक्यूमेंट्स को पार्स करने के हमारे पास उतने केसेस नहीं आएंगे, तो हमारा जो फोकस है वो HTML पर ही रहेगा। इट हेल्प्स अस एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेब पेजेस आफ्टर डाउनलोडिंग देम विद रिक्वेस्ट। तो हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट से डेटा को डाउनलोड कर लिया है। लेट्स क्रिएट अ न्यू सेल जिसके अंदर हम उस डेटा के साथ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ब्यूटीफुल सूप। सो दिस इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉर ब्यूटीफुल सूप। यू कैन विजिट दिस लिंक एंड हम अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बाय इंस्टॉलिंग ब्यूटीफुल सूप। तो उसके लिए वी हैव टू डू pip इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4। I've already installed it. You can also install it on your system. तो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये बेसिक कमांड है जिसको हमें रन करना होता है। अच्छा, ब्यूटीफुल सूप के साथ हम एक और चीज़ है जिसको इंस्टॉल करेंगे विच इज़ LXML। LXML हमारी जो XML की एंड HTML की पार्सिंग है उसको बेसिकली फास्ट बना देता है। तो जब भी हमें फास्ट पार्सिंग करनी होती है उन केसेस में ब्यूटीफुल सूप के साथ हम LXML को भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू इंस्टॉल। अब ब्यूटीफुल सूप को यूज़ करने के लिए वी इम्पोर्ट इट लाइक दिस। मतलब इफ़ वी वांट टू यूज़ ब्यूटीफुल सूप इन आवर कोड तो हम इंपोर्ट करते हैं या फ्रॉम BS4 वी इम्पोर्ट अ क्लास विच इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल सूप। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सूप क्लास है जिसको BS4 मॉड्यूल से हम इंपोर्ट करते हैं एंड इस ब्यूटीफुल सूप क्लास की हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम अपना काम करने वाले हैं। तो ब्यूटीफुल सूप क्या करता है, ये एग्जैक्टली कैसे डेटा को पार्स करता है, इट क्रिएट्स अ पार्स ट्री फ्रॉम द डेटा एंड दिस ट्री इज वेरी सिमिलर टू जो हमने HTML के ट्री की बात की थी। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कोई HTML डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इस तरीके से वी हैव टैग्स। ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है एंड इसके अंदर हमारे पास हेड है, हेड के अंदर वी हैव टाइटल। तो इस तरीके से हमारा हेड टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है, प्लस वी ऑल्सो हैव द बॉडी टैग। तो इस तरीके से बॉडी टैग के अंदर दिस इज द क्लोजिंग ऑफ बॉडी टैग एंड बॉडी टैग के अंदर हमारे पास H1 है एंड हमारे पास एक पैराग्राफ है। तो ये हमारा H1 हो गया, ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ऐसे बॉडी टैग के अंदर है, प्लस वी हैव द टाइटल हियर।
तो इस तरीके से हमारे एक HTML डॉक्यूमेंट है जो लेट्स सपोज एग्जिस्ट करता है, तो इसे ब्यूटीफुल सूप कैसे पार्स करेगा, उसके लिए वो इस तरीके का पार्स ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जैसा हमारे पास एक्चुअल HTML डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। जैसे टॉप पर हमारी रूट हो जाएगी हमारा HTML, हमारे पास हेड है, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है, बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हमारे पास H1 है, हमारे पास P है। तो वही हमारा जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसी तरीके के रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाला इस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर हमारे लिए ब्यूटीफुल सूप क्रिएट करता है। एंड देन इस ट्री स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इट। So it creates a parse tree from the data from which we can extract text, attributes, links, tables. तो फिर इस parse tree से हम अपनी different जो information है उसे extract कर सकते हैं। Next thing that we are going to do is कि जिस data को हमने scrap करके यहाँ पर store कराया था उस data को हम read करने वाले हैं। तो with open we are going to access that data। वो data हमारे scrape data folder के अंदर available है। In data1.html we'll open it as f एंड इसे हम ओपन करने वाले हैं अपने रीड मोड के अंदर, क्योंकि अभी के लिए हमें सिर्फ डेटा को रीड करना है। तो हम f.read कर सकते हैं एंड इस डेटा को हम स्टोर करवा लेंगे इन अ वेरिएबल कॉल्ड HTML कंटेंट। तो हमारा सारा का सारा जो HTML कंटेंट है उसे हमने फाइल से रीड कर लिया एंड अब इस HTML कंटेंट से हम एक सूप क्रिएट करेंगे। तो ब्यूटीफुल सूप इज द क्लास एंड इस क्लास के हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जिसको हम सूप कह रहे हैं। तो व्हाट इज सूप? सूप इज बेसिकली ब्यूटिफुल सूप क्लास की ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर वी आर गोइंग टू पास द HTML कंटेंट एंड HTML कंटेंट के साथ वी आर गोइंग टू पास LXML। तो LXML को हम एडिशनली एज आर HTML पार्सर यहाँ पे पास कर रहे हैं एंड हमें ऑलरेडी पता है क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स कैसे बनती हैं। जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं यहाँ से इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर HTML कंटेंट जाएगा हमारी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ये सूप ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड एक बार अपनी सूप ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी करते हैं। सो दिस इज बेसिकली आवर सूप। इसको हम सूप क्यों कह रहे हैं? इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी हम डेटा को स्क्रैप कर रहे होते हैं वो डेटा काफ़ी मेसी होता है, वो डेटा काफ़ी उलझा पुलझा होता है, मतलब इस तरीके से पूरा HTML डॉक्यूमेंट ही है, इसके अंदर अभी चीज़ें हमारे लिए सेंस नहीं बना रही होंगी। तो हमने क्या कह दिया, ये बहुत मेसी डेटा है, जम्बल डेटा है, इसको अभी के लिए हमने कह दिया दिस इज अ सूप दैट वी हैव एंड इस सूप से हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ऑलरेडी अपनी फाइल से अपने HTML कंटेंट को पढ़ लिया है एंड सूप के अंदर ये जो डेटा है ये पार्स हो गया। पार्स हो गया है मतलब ये हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर आ गया है। अब डेटा तो हमारे पास पार्स हो गया है, पर इससे हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना कैसे स्टार्ट करें? तो अब हमने HTML ओवरव्यू को कवर कर लिया है एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वेब स्क्रैपिंग। उसके लिए देयर आर मेनी पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरीज जो वेब स्क्रैपिंग के लिए एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से हम सबसे कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट को कवर करेंगे विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप। तो हमारे पास 3 मेन लाइब्रेरीज होती हैं। सबसे पहली है हमारी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी जिसका डेमो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको और थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं टू डाउनलोड द वेब पेज। हमने अभी देखा था कि रिक्वेस्ट के अंदर हम अपनी गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमारे पास कुछ कंटेंट है जो रिटर्न होकर आता है। तो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज की मतलब अपने HTML की जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो HTML है, हमारा रॉ HTML को हम लेकर आते हैं एंड फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए यही होता है कि हम किसी तरीके से अपने वेब पेज का जो कंटेंट है उसे अपने सिस्टम पर लेकर आते हैं एंड फिर ब्यूटीफुल सूप से हम उसे पार्स करते हैं एंड वी एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम दिस HTML। अब ब्यूटीफुल सूप को हम यूज करते हैं फॉर स्टैटिक HTML फाइल्स। तो हम रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप को साथ में यूज करने वाले हैं टू बी एबल टू पार्स आवर डेटा, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द HTML, टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल डेटा आउट ऑफ इट। इसके साथ में हमारे पास एक और ऑप्शनल लाइब्रेरी होती है विच इज सेलेनियम। अब जहां पर रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप का जो हम यूजेज करते हैं दैट इज फॉर स्टैटिक HTML पेजेस, पर कई बार हमें मॉडर्न वेबसाइट्स के ऊपर डायनेमिकली रेंडर्ड कंटेंट दिखता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, और जब भी हम ऐसी वेबसाइट्स के साथ डील करते हैं तो वहां पर इंस्टेड ऑफ दीज टू वी प्रेफर टू यूज सेलेनियम। सेलेनियम क्या करता है, इट ऑटोमेट्स अ ब्राउजर टू लोड डायनेमिक जावास्क्रिप्ट पेजेस। सो दिस इज ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव टू रिक्वेस्ट प्लस ब्यूटीफुल सूप इन केस ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स। तो ये मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, इनमें से हम रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी रिक्वेस्ट मॉड्यूल के साथ। तो रिक्वेस्ट को ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया था। दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिक्वेस्ट। हम चाहें तो इसे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूजफुल चीजें हैं जो हमें दिख जाएंगी। रिक्वेस्ट के साथ वर्क करने के लिए सबसे पहले तो लेट अस इंपोर्ट रिक्वेस्ट। द रिक्वेस्ट मॉड्यूल इन पाइथन इज अ लाइब्रेरी दैट लेट्स अस सेंड HTTP रिक्वेस्ट।
HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो रूल्स डिफाइन करती है कि इंटरनेट पर रिक्वेस्ट किस तरीके से भेजी जाएंगी। तो HTTP इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स। HTTP रिक्वेस्ट टू वेबसाइट्स और APIs। तो हम अपनी गेट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डाउनलोड डेटा, वी कैन ऑल्सो सेंड डेटा ओवर द इंटरनेट ईजिली। सो दिस इज ऑल्सो द लिंक टू द डॉक्यूमेंटेशन, ये आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। हम इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं रिक्वेस्ट को, इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ये चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट जो हमें डेटा कलेक्शन के लिए जरूरी पड़ेगी, विच इज द बेसिक गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट ही हमारे काम की है, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट का काम होता है डेटा को गेट करने का। तो डेटा कलेक्शन के लिए हम मेजॉरिटी केसेस में गेट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट इज यूज टू रिट्रीव अ वेब पेज और API रिस्पॉन्स। अब हम कौन सी वेबसाइट्स के साथ काम करेंगे जब हम डेटा स्क्रैपिंग करने वाले हैं? अभी के लिए हम डेटा स्क्रैपिंग को सीख रहे हैं, तो उसके लिए देयर आर अ लॉट ऑफ स्क्रैपिंग सैंड बॉक्सेस जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो परमिशन देते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कि आप हमारा डेटा स्क्रैप कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल यूज, फॉर लर्निंग वेब स्क्रैपिंग, फॉर एनी यूज दैट यू वांट। तो इस तरीके की काफ़ी सारी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। सबसे पहली है toscrape.com। दिस इज बेसिकली अ वेब स्क्रैपिंग सैंडबॉक्स जिसके अंदर हमारे पास 2 पॉपुलर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, एक बुक स्टोर है, एक कोर्स है। इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारा डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल होता है एंड हमारे पास फुल परमिशन है इस डेटा को स्क्रैप करने की। उसके साथ में वी वन मोर पॉपुलर वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड scrapethissite.com। इसके अंदर हम एक्सप्लोर सैंडबॉक्स पर जाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट लिंक्स टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेब लिंक्स बेसिकली। इसके अंदर हम सबसे सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं, कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर 250 आइटम्स हैं जिसके अंदर 250 कंट्रीज़ जो हैं वो लिस्टेड हैं इस वेब पेज के ऊपर। और हम शुरुआत करेंगे इस वेब पेज के डेटा को स्क्रैप करने के साथ। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारी ये जो वेबसाइट का, हमारे जो पेज का लिंक है, हमें बस इस पेज के लिंक पर गेट रिक्वेस्ट डालनी है एंड गेट रिक्वेस्ट से इस पूरी की पूरी वेबसाइट का जो HTML कॉन्टेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। तो रिक्वेस्ट भेजने का हमारे पास जो फॉर्मेट होता है गेट रिक्वेस्ट के लिए, वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो लेट्स कॉपी दिस लिंक एंड यहाँ पर आते हैं अपने URL के अंदर। इनफैक्ट इसको हम स्टोर कर लेते हैं एंड हम क्या करेंगे, हम request.get के अंदर अपने URL को पास करेंगे एंड यहाँ से हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हम सेव करने वाले हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड हम चाहें तो यहाँ पर वी कैन ऑल्सो प्रिंट द रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में 200 आया है। 200 इज बेसिकली आर स्टेटस कोड। अच्छा, स्टेटस कोड्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि वील स्टडी देम लेटर। तो हमारे पास ये सारे के सारे कॉमन स्टेटस कोड्स होते हैं। स्टेटस कोड में 200 का मतलब होता है एवरीथिंग वेंट ओके, सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं। 301, 302 रीडायरेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। 401 अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। 403 फॉरबिडन के लिए यूज़ होता है। 404 जो हमने कई बार देखा होगा नॉट फाउंड। अगर लेट्स सपोज हम किसी ऐसे पेज को एक्सेस करते हैं किसी वेबसाइट पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे मैं जाकर amazon.com पर /if I search for श्रद्धा, डेफिनेटली दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में लॉजिकली मेरे पास 404 एरर आना चाहिए। हमारे पास 500 भी होता है विच इज़ फॉर सर्वर एरर। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल स्टेटस कोड्स होते हैं और जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है, जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटस कोड एसोसिएटेड होता है। अब वी ऑलवेज हैव टू चेक फॉर द स्टेटस कोड बिफोर वर्किंग विद डेटा। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस जो हम एज अ डेटा साइंटिस्ट फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 है तभी उसके साथ हम काम करेंगे। नहीं तो हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं फेल टू फेच पेज और सम अदर मैसेज, पर रिस्पॉन्स कोड 200 आता है तभी उसके ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर वी कैन चेक इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। इनफैक्ट सबसे पहले स्टेटस कोड को प्रिंट करवा लेते हैं। Let's print the response dot status code value and definitely this is going to be 200। तो हमारे पास यहाँ पर 200 प्रिंट होकर आ गया। अच्छा, एक चीज़, ये जो मैंने प्रिंट करवाया थोड़ा सा डिले आपने देखा होगा इस 200 के प्रिंट होने पर, दैट इज़ कि मैंने जब दोबारा से इस सेल को रन किया तो एक और API रिक्वेस्ट गई है। तो एक बार अगर हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है बार बार उसी सेल के अंदर, यहाँ इस लाइन से मुझे रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन डू ऑल ऑफ दिस वर्क इन माई अदर सेल। तो हमारे पास 200 आ गया। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। तो उस केस में हम मल्टीपल चीज़ें हैं जो अपने डेटा के लिए प्रिंट करवा सकते हैं, जिसमें से स्टेटस कोड को हमने देख लिया है। अगर हमें कभी भी HTML कॉन्टेंट ऑफ द पेज प्रिंट करवाना है एज अ स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट टेक्स्ट।
तो हमारे रिस्पॉन्स के अंदर डॉट टेक्स्ट को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो डॉक टाइप HTML, उस पेज का जितना भी HTML है वो हमारे लिए कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको अगर हम कंपेयर करें विद दिस पेज, तो इस पेज को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसका HTML देखेंगे तो इट्स द सेम थिंग जो हमारे लिए यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई है। इनफैक्ट हेड के अंदर इफ़ आई गो, हमारे पास इमेज के अंदर ये स्टैटिक इमेज है एंड यहाँ भी हमारे पास इस लिंक के अंदर वी हैव दिस स्टैटिक इमेज। तो इस तरीके से इट्स द सेम टेक्स्ट जो हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा है, प्लस हम अपने रॉ बाइट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं फ्रॉम द रिस्पॉन्स। इफ़ आई डू रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट, तो हमारा जो रॉ कॉन्टेंट है वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएगा। तो रॉ कॉन्टेंट कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। एंड इफ़ वी वांट टू एक्सेस मेटा डेटा, जैसे हमारा कॉन्टेंट का टाइप क्या है, सर्वर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या और एक्स्ट्रा मेटा डेटा, उसके लिए हम डॉट हेडर्स का यूज़ करते हैं। आई कैन राइट डॉट हेडर्स एंड इससे हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हमारे पास कुछ डेट आ जाएगी, हमारे पास कंटेंट का टाइप आ जाएगा विच इज़ text/HTML, हमारे पास हमारा कैरेक्टर सेट आ जाएगा विच इज़ UTF-8। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन है जो आती है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। हमने स्टेटस कोड की बात कर ली है। उसके साथ में लेट्स टॉक अबाउट डाउनलोडिंग एंड स्टोरिंग दीज फाइल्स। अब अभी तो हमने क्या किया, हमारे जो पेज का पूरा डेटा है उसको हमने अपने रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर लिया, पर एक बार हमने अपने डेटा को फेच कर लिया है, अब हमें इसको पार्स करना है। अब पार्स करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को अपनी किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। बेसिकली जब भी हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास हमेशा एक सिंगल पेज होगा, हमारे पास मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ़ आई टेक द कोट्स एग्जाम्पल, यहाँ पर toscrape.com पर अगर मैं कोट्स के अंदर जाऊँ तो कोट्स में हमारी ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पर सिर्फ एक पेज नहीं है, इस वेबसाइट पर बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पेज, हम नेक्स्ट पेज आएंगे तो दिस इज़ द सेकंड पेज, हम नेक्स्ट पेज आएंगे, दिस इज़ द थर्ड पेज। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं। हम जाएँ तो प्रीवियस पेजेस पर भी जा सकते हैं। अब जब इतने सारे पेजेस को हम स्क्रैप करेंगे एंड इन सबका डेटा हम एक एक करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराएंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस डेटा को मैनेज करना इन आवर प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, एक बार हमने डेटा को एक्सेस कर लिया विद रिक्वेस्ट, तो उस डेटा को हम अपनी किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रख देते हैं। अब ये फाइल हमारी कहाँ पर होंगी, हम चाहें तो अपने इसी फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर बना सकते हैं फॉर ऑल द स्क्रैप डेटा। तो जितना भी हमारा स्क्रैप डेटा होगा उस सबको हम इस फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ HTMLs। तो हमारा स्क्रैप डेटा हो गया एंड इसे स्टोर करने के लिए डेफिनेटली प्रोसेस हमें ऑलरेडी पता है। हम एक फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। कहाँ ओपन करेंगे, अपने स्क्रैप्ड डेटा फोल्डर के अंदर, स्क्रैप्ड डेटा स्लैश, इसे नाम दे देते हैं data1.html एंड इस फाइल को हम ओपन करने वाले हैं इन राइट मोड। मतलब हमारे जो रिस्पॉन्स वाला डेटा है इसे हम राइट करेंगे अपनी इस फाइल के अंदर। तो इसे ओपन कर लेते हैं एज F एंड F राइट करने वाले हैं हम अपने रिस्पॉन्स का जो भी टेक्स्ट है। रिस्पॉन्स के टेक्स्ट में क्या स्टोर होता है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। रिस्पॉन्स के टेक्स्ट में हमारा HTML का कंटेंट स्टोर होता है एंड इसी HTML कंटेंट पर हम काम करने वाले हैं। तो इसी को हमने क्या किया, अपनी फाइल के अंदर स्टोर कर लिया। लेट्स सेव दिस एंड जैसे इसको सेव किया, हमारे स्क्रैप डेटा के अंदर हमारे पास data1.html आ गया एंड data1.html पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू हैव द एंटायर पेज। अब ये फुली फंक्शनल पेज नहीं है, ये सिर्फ हमारा HTML पेज है। मतलब जैसे हम FAQ पर क्लिक करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 404 नॉट फाउंड एरर बिकॉज वी आर रिक्वेस्टिंग अ पेज दैट डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास जुपिटर सर्वर के पास पूरी की पूरी वेबसाइट की एक्सेस नहीं है। यहाँ पर तो हम जाएंगे कंट्रीज़ के डेटा के अंदर, हम FAQ पर जाएंगे तो एक एक्चुअल पेज हमारे लिए खुलेगा, पर हमने यहाँ पर सिर्फ एक पेज का HTML डाउनलोड किया है, पूरा वेबसाइट हमने अभी स्क्रैप नहीं किया है। तो एक सिंगल पेज के साथ हम डेमो के साथ लेकर चल रहे हैं, तो अभी सिंगल पेज को हम स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी हैव स्टोर्ड ऑल द डेटा इन द HTML फॉर्मेट। उसके साथ में कुछ एडिशनल नोट्स भी हैं रिलेटेड टू रिक्वेस्ट, जैसे जस्ट लाइक गेट रिक्वेस्ट हमारे पास पोस्ट, डिलीट और दूसरी भी रिक्वेस्ट होती हैं, पर वो हमारे आउट ऑफ स्कोप है। हमारा जो फोकस रहेगा वो गेट पर रहेगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट रेलिवेंट फॉर अस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब स्क्रैपिंग। अच्छा, जब भी हम स्क्रैपिंग करते हैं, जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राई एक्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम पाइथन के अंदर सीख चुके हैं। तो जब भी हम रिक्वेस्ट को भेज रहे होते हैं, जब भी कुछ रिस्पॉन्स आने का हम वेट करते हैं, वो सारा काम हम जनरली अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर करते हैं। दीज आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स दैट आई एम टेलिंग यू कि कभी भी किसी इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए या जब हम अपने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे होंगे एंड वहाँ पर हम सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए कोड को लिखेंगे तो वो कोड किस तरीके का दिखाई देगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं एंड इन केस अगर कोई एरर आती है, कोई वार्निंग थ्रो होती है, तो हम एक्सेप्ट के अंदर अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं कुछ
इस तरीके से। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड रेस फॉर स्टेटस। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारे रिस्पॉन्स के साथ क्या स्टेटस कोड है उसके बेसिस पर ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो अगर 404 स्टेटस है तो पेज नॉट फाउंड एरर थ्रो हो जाएगा, 500 है तो सर्वर एरर थ्रो हो जाएगा, एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो जाएंगी। अच्छा, हमारे पास वेब स्क्रैपिंग के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड हेडर्स। हेडर्स काफ़ी यूजफुल होते हैं वेब स्क्रैपिंग के अंदर। बेसिकली जब भी हम किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अब जब हम इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो किसी भी एपीआई को, किसी भी बैकएंड सर्वर को पता होता है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये वेब ब्राउजर से नहीं आ रही, मतलब किसी ने स्क्रिप्ट चलाई है पाइथन के अंदर इस तरीके से हमारे सर्वर पर या हमारे एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए। पर कभी कभी अगर हम इस तरीके से चाहते हैं कि हम जिस भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिस भी एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो हमें एज अ रियल ब्राउजर की तरह डिटेक्ट करे, तो उस केस में हम अपनी रिक्वेस्ट के साथ हेडर्स को ऐड कर सकते हैं। हेडर्स आर बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम अपनी रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं। तो वेबसाइट्स ऑफन एक्सपेक्ट सर्टेन हेडर्स लाइक यूजर एजेंट मोजिला 5.0 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके के जो हेडर्स हैं वो जनरली रियल ब्राउजर्स जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे क्रोम से अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे, सफारी से भेजेंगे, मोजिला से भेजेंगे, फायरफॉक्स से भेजेंगे, तो उन रिक्वेस्ट के अंदर यूजर एजेंट नाम का एक हेडर होगा। वही हेडर अगर हम अपनी रिक्वेस्ट के अंदर डालते हैं तो कुछ वेबसाइट्स ऐसा डिटेक्ट कर सकते हैं कि रियल ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है। नॉट ऑल वेबसाइट्स, बिकॉज जनरली आज की डेट में वेबसाइट्स के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से कोड होता है, एंड इस तरीके की चीज़ें जनरली मॉडर्न डे वेबसाइट्स के अंदर डिटेक्ट हो जाती हैं। तो अगर कोई भी स्मार्ट डेवलपर, कोई भी अच्छा डेवलपर उस वेबसाइट के ऊपर काम करने बैठा है तो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उस वेबसाइट को रोकना है वेब स्क्रैपिंग को, तो बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो डेवलपर एंड पे भी लिए जाते हैं। पर हमें एज अ डेटा साइंटिस्ट, हमें एज अ वेब स्क्रैपर अभी के लिए सोचना है खुद को किस तरीके के हेडर्स हैं जिनको हम एडिशनली ऐड कर सकते हैं। दे कैन हेल्प अस अवॉइड गेटिंग ब्लॉक्ड व्हेन सेंडिंग ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट। कई बार क्या होता है, हम ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं एंड उन सारे पेजेस का हम ऑटोमेटेड वे में डेटा जो है उसको स्क्रैप करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर हम एक स्क्रिप्ट रन कर देते हैं जो चलती रहती है। और ऐसे केसेस में सर्वर को ये ना लगे कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही हैं ये किसी स्क्रिप्ट से आ रही हैं, उन्हें ये लगे कि रिक्वेस्ट एक्चुअल यूजर्स ब्राउजर से कर रहे हैं, उस केस के अंदर हम अपने हेडर्स को ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पर आई ऑल्सो वॉन्ट टू से इट अगेन, हमें एथिकली चीज़ों को करना है, हमें एथिकली वेबसाइट्स को स्क्रैप करना है। ऐसा नहीं करना कि हम अननेसेसरीली जाकर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। प्लस उसके साथ में वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिलेस। टाइम डॉट स्लीप नाम का एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब भी हम ऑटोमेटेड वे में रिक्वेस्ट को भेज रहे होते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट, तो बीच में हम कुछ डिले ऐड कर सकते हैं इन केस हमारी जो रेट लिमिट है वो हिट ना हो। सो वी कैन यूज दिस फंक्शन टू इंट्रोड्यूस डिलेस टू अवॉइड हिटिंग आवर सर्वर्स टू फास्ट। तो यहाँ तक हमने अपने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को कवर कर लिया है। द नेक्स्ट मॉड्यूल दैट वी आर गोइंग टू कवर इज ब्यूटीफुल सूप। Hi everyone, and now let's return back to our data collection part. हमने जितनी भी पॉपुलर टेक्निक्स के बारे में बात की थी उनमें से ये 4 सबसे पॉपुलर हैं हमारे डेटा कलेक्शन के लिए, जिसमें से पब्लिक डेटा सेट्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने Kaggle को यूज़ किया है कुछ डेटा सेट्स को डाउनलोड करने के लिए, अपनी कुछ CSVs पर वर्क करने के लिए। इनफैक्ट फ्यूचर के अंदर हमारे जो ML वाले लेक्चर्स होंगे उसके अंदर भी हम काफ़ी सारे पब्लिक डेटा सेट्स को यूज़ करेंगे। सेकेंड, हमने देखा अपने डेटा बेसिस को जिसके अंदर SQL इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटा बेसिस। तो SQL डेटा बेसिस की हमने बात की, MySQL के ऊपर हमने वर्क किया, बहुत सारी SQL कमांड्स हमने सीखी। प्लस पाइथन के अंदर बहुत सारी एडिशनल और पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें SQL डेटाबेसेस के ऊपर वर्क करने में हेल्प करती हैं, जैसे SQL Alchemy हो गई, SQLite 3 हो गई विच इज़ अ वेरी लाइट वेट लाइब्रेरी। हमारे पास PyMySQL हो गया, PyMongo हो गया जो हमें MongoDB यानी MongoDB विच इज़ अ नो SQL डेटाबेस उसके ऊपर वर्क करने में हेल्प करती है। वी ऑल्सो हैव Py2Neo जो हमारा Neo4j एक नो SQL डेटाबेस होता है उसके ऊपर वर्क करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ यूजफुल पाइथन लाइब्रेरीज जो हमें अपने डेटाबेस के ऊपर वर्क करने पर हेल्प करती है। अब जब भी हम पाइथन लाइब्रेरीज की बात करें, देयर आर अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज विच एग्जिस्ट, पर इन सब के लिए हमें SQL कमांड्स आनी चाहिए जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड लर्न अबाउट 2 मोर इंपॉर्टेंट वेज ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसके अंदर एक हमारी APIs है एंड एक है हमारे पास वेब स्क्रैपिंग। सबसे पहले APIs की बात करते हैं। APIs की हेल्प से हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को रिट्रीव करते हैं, यानी मेजॉरिटी डेटा जो हम रिट्रीव करते हैं फ्रॉम APIs या तो वो JSON फॉर्मेट में होता है या XML फॉर्मेट में होता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस में वो डेटा JSON फॉर्मेट के अंदर ही होने वाला है। एंड APIs से डेटा को फेच करने के लिए हम बेसिकली अपनी HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं, जिसका अभी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। सो दीज आर APIs। प्लस हम वेब स्क्रैपिंग को भी देखेंगे। स्क्रैपिंग को जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमें किसी वेबसाइट से ऑनलाइन डेटा चाहिए, कुछ वेब पेजेस का हमें डेटा चाहिए, पर उस वेबसाइट की कोई ऑफिशियल API डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूट्यूब देखा होगा, हमने स्पॉटिफाई देखा होगा, हमने ट्विटर देखा होगा। ये जनरली सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना डेटा, मतलब क्लीन स्ट्रक्चर डेटा ऑलरेडी हमें एपीआई फॉर्मेट में दे देती है। तो अगर हमें इन वेबसाइट से रिलेटेड डेटा चाहिए होता है तो हम वो डायरेक्टली एपीआईज के थ्रू फेच कर सकते हैं। पर उसके अलावा भी इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ज़रूरी नहीं है कि अपना डेटा एपीआईज के थ्रू देती हूँ। तो ऐसे में अगर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर मेंशन करती हैं दैट वी कैन स्क्रैप देयर डेटा, वी कैन यूज़ देयर डेटा, तो उस केस में हम वेब स्क्रैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली वेब स्क्रैपिंग के अंदर हमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एपीआई कॉल्स, क्योंकि एपीआई कॉल्स बहुत सिंपल होती हैं, प्लस एपीआई से जो हमें डेटा मिलता है मेजॉरिटी केसेस के अंदर वो ऑलरेडी क्लीन, ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिसके अंदर हमें उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। पर वेब स्क्रैपिंग के अंदर जो हमें डेटा मिलता है वो मेजॉरिटी केसेस में काफ़ी ज़्यादा मेसी डेटा होता है जिसको क्लीन करने पे, स्ट्रक्चर करने पे हमें काफ़ी काम करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में कभी भी अगर हमें ऑप्शन मिलता है कि वो डेटा ऑलरेडी एपीआई की फॉर्म में अवेलेबल है, देन दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू पिक। अब वेब स्क्रैपिंग की जब हम बात करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हमें वो करने में हेल्प करती हैं। इसके अंदर ब्यूटीफुल सूप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टैटिक एचटीएमएल वेबसाइट्स। इनफैक्ट इसे हम कंबाइन करते हैं विद अनदर लाइब्रेरी विच इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, जिसको हम एपीआई कॉल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर वी ऑल्सो यूज़ LXML को बेसिकली हम HTML या XML डेटा की फास्ट पार्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्या एग्जैक्टली इसका मतलब है उसको आगे अभी हम देखेंगे। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव सेलेनियम को हम तब प्रेफर करते हैं जब हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट होती है, मतलब जब जावास्क्रिप्ट हैवी वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं, डायनेमिक रेंडरिंग ऑफ डेटा होता है, डायनेमिक रेंडरिंग ऑफ वेब पेजेस होती है, वहाँ वी प्रेफर टू यूज सेलेनियम। एंड इसी का ही मॉडर्न ऑल्टरनेटिव हमारे पास होता है प्लेराइट। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ यूजफुल लाइब्रेरीज जिनको हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर पर्टिकुलर केस। उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी के लिए हमने जिस डेटा को स्क्रैप किया है दैट इज दिस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेटा। इस पेज के डेटा को हमने स्क्रैप किया है, तो इस डेटा के अंदर हमारे पास हमारी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन है। हम क्या करना चाहते हैं, हम एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें हर एक कंट्री का हमारे पास नाम हो एंड उस कंट्री की पॉपुलेशन का डेटा हो। ये दोनों पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए। तो हमने क्या किया, ये वेबसाइट हमें अच्छी लगी, इससे डेटा हमने स्क्रैप किया, पर अभी इसके अंदर बहुत सारा अननेसेसरी डेटा भी है जिसकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। प्लस दिस डेटा इज इन HTML फॉर्मेट। तो हम कैसे अपने इस वेब पेज के HTML डेटा से कंट्री नेम एंड कंट्री पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को निकालें, उसे हम सीखने वाले हैं। बेसिकली किसी रॉ डेटा से, रॉ HTML डेटा से कैसे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिसको एक्चुअली मशीन लर्निंग के लिए हम यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए एक बार इस पेज को इंस्पेक्ट करते हैं। इफ़ वी इंस्पेक्ट, तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे कौन से टैग्स के अंदर हमारी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। मतलब हमें चाहिए, एक तो कंट्रीज़ का हमें नेम चाहिए, तो कंट्री का नेम कहाँ पर अवेलेबल है। इफ़ वी गो एंड हवर ओवर इट, तो एक H3 टैग है, क्लिक करेंगे इस पर, तो H3 टैग है जिसके अंदर क्लास इसको दे रखी है कंट्री नेम, एंड इसके अंदर एक आई टैग है हमारे पास विच इज बेसिकली फॉर द आइकन, एंड H3 टैग के अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट है जिसमें हमारा टेक्स्ट स्टोर्ड है विच इज द कंट्री नेम। सिमिलरली अगर हम UAE के पास जाएं तो UAE पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से एक H3 टैग है जिसके अंदर कंट्री नेम है। तो हमें एक पैटर्न दिखना स्टार्ट होगा। इफ़ आई गो टू लेट्स सपोज अंटार्कटिका, इस पर हवर करेंगे तो यहाँ पर भी एक H3 टैग है जिसके अंदर एक कॉमन क्लास है विच इज़ कंट्री नेम। तो हमें यहाँ से एक पैटर्न दिख रहा है कि जितने भी हमारे कंट्रीज़ के नाम हैं वो कहाँ पर स्टोर्ड हैं, वो हमारे H3 टैग्स के अंदर स्टोर्ड हैं। और इन H3 टैग्स की एक कॉमन क्लास है। व्हाट इज़ दैट क्लास? दैट क्लास इज़ कंट्री नेम। तो इस तरीके से हमने इंस्पेक्ट करके कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता कर ली कि ठीक है, अगर हमें नेम चाहिए तो हमें यहाँ से मिलेगा, पॉपुलेशन चाहिए तो कहाँ से मिलेगी। इफ़ आई लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ अंटार्कटिका, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हर एक H3 के नीचे बेसिकली हमारे पास इंडिविजुअल डिव्स हैं। हर एक डिव के अंदर कंट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन है। एक H3 है, हेडिंग है जिसके अंदर कंट्री का नाम है, और एक दूसरा डिव है जिसमें कंट्री की इन्फॉर्मेशन है। कंट्री की इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ये एक स्पैन टैग है जो उसकी पॉपुलेशन को स्टोर कर रहा है। हम चाहें तो किसी और कंट्री के लिए भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर इफ़ आई वॉन्ट टू सर्च फॉर इंडिया, लेट्स से आई वॉन्ट टू सर्च फॉर इंडिया, तो हमारे पास ये इंडिया आ गया। इसके लिए इफ़ आई हवर ओवर इट, तो ये हमारा दोबारा से एक कंट्री नाम का डिव है। कंट्री नाम के डिव के अंदर हमारे पास एक तो कंट्री का नेम है, वी हैव द कंट्री नेम एंड वी हैव द कंट्री इन्फॉर्मेशन। कंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास इस स्पैन के अंदर हमारी पॉपुलेशन स्टोर्ड है। तो एरिया भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं, कैपिटल भी है, बट वी ऑल्सो हैव द पॉपुलेशन। तो हमें समझ में आ रहा है कि इस कंट्री इन्फो नाम की क्लास के अंदर we have a class, or we can say we have a div
विच इज़ कॉल्ड कंट्री इन्फो, जिसके पास क्लास है, एंड इसके अंदर हमारे पास एक स्पैन है, स्पैन के अंदर भी एक क्लास है विच इज़ कंट्री पॉपुलेशन। ये बस अभी हम बेसिक चीज़ें थोड़ी सी देख रहे हैं। कंट्री पॉपुलेशन है एंड इस स्पैन के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है। तो हमें बेसिक आइडिया लग गया कि नेम हम कहाँ से निकाल सकते हैं एंड पॉपुलेशन अब कहाँ से निकाल सकते हैं। अब हाउ डू वी एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट दिस डेटा फ्रॉम द सूप? तो उसके लिए हमारे पास ब्यूटीफुल सूप के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इन मेथड्स की हेल्प से हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। जैसे इनमें से सबसे पॉपुलर मेथड्स हैं हमारे फाइंड मेथड्स। फाइंड मेथड से हम अपनी डेटा को फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड इज द फाइंड मेथड। फाइंड क्या करता है? फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को फाइंड करता है। जब भी हमें फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को फाइंड करना होता है उस केस में वी यूज द फाइंड मेथड। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने सूप में लेट्स ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट h1 टैग। इफ आई डू सूप डॉट फाइंड एंड इसके अंदर अगर हम h1 पास करें तो इससे क्या होगा? हमारे पास फर्स्ट h1 टैग आ जाएगा पूरे पेज का। तो पूरे पेज का फर्स्ट h1 टैग इज प्रॉबेबली द मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग क्या है? कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल एग्जाम्पल, एंड वही चीज़ हमारे लिए आ गई। मतलब हमारे पूरे HTML पेज पे टॉप पर सबसे पहला जो h1 टैग है दैट इज दिस टैग। इफ वी हवर ओवर इट दैट इज दिस टैग, दिस इज द फर्स्ट h1 टैग जिसके अंदर हमारी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है एंड वो चीज़ हमारे पास आ गई। इसी तरीके से हम फर्स्ट h3 को भी ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट h3 के अंदर क्या आ गया? हमारी फर्स्ट कंट्री की इन्फॉर्मेशन आ गई। फर्स्ट कंट्री क्या है? एंडोरा है, एंड उसी की इन्फॉर्मेशन हमारे फर्स्ट h3 टैग के अंदर हमारे पास आ गई। तो जब हमें फर्स्ट टैग चाहिए, फर्स्ट अकरेंस चाहिए, तो उस केस में हम फाइंड को यूज़ कर सकते हैं। प्लस फर्स्ट अकरेंस के लिए हम डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब इफ़ आई डू सूप डॉट h1 तो उस केस में हमारे पास फर्स्ट h1 आ जाएगा एंड सूप डॉट h3 तो उस केस में हमारे पास फर्स्ट h3 आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट अकरेंस के लिए। पर हमें तो सारी कंट्रीज़ के नाम चाहिए, तो हमें सिर्फ एक h3 नहीं चाहिए, हमें सारे ऑल h3 चाहिए। तो उसके लिए वी कैन यूज़ फाइंड ऑल। फाइंड ऑल से हम क्या कर सकते हैं? आई कैन डू सूप डॉट फाइंड ऑल एंड फाइंड अंडरस्कोर ऑल, एंड उससे हम सारे के सारे h3 की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट h3 की इन्फॉर्मेशन आ गई जिसमें एंडोरा है, सेकंड आ गया जिसमें UAE है, एंड इस तरीके से वी हैव ऑल ऑफ द कंट्रीज दैट वी नीड। तो उन सबके हमारे पास h3 की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं? इस h3 की इन्फॉर्मेशन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। वी हैव ऑल द h3 इन्फॉर्मेशन, एंड फिर इस ऑल h3 इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे? लूप चला देंगे। अगर हम ध्यान से देखें ये ऑल h3 इन्फॉर्मेशन जो है इट्स इन द लिस्ट फॉर्मेट। व्हाट इज दिस? दिस इज लिस्ट। हम इसका इनफैक्ट टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। इफ आई प्रिंट द टाइप ऑफ ऑल h3 तो इसका टाइप है bs4.element.result-set। ये जो टाइप है ये ब्यूटीफुल सूप का ही टाइप है एंड दिस बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक अ लिस्ट। मतलब इसके ऊपर लिस्ट की तरह ही हम काम कर सकते हैं। लिस्ट की तरह काम करने का मतलब है कि इस पर हम लिस्ट की तरह लूप चला सकते हैं। तो फॉर द ऑल द h3 इन ऑल h3, तो ये तो हमारे पास एक तरीके से हम सोच सकते हैं लिस्ट है। इसके अंदर एक एक h3 को हम चाहें तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द h3। तो इस तरीके से फर्स्ट h3 की इन्फॉर्मेशन आ गई, सेकंड की इन्फॉर्मेशन आ गई, थर्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी हम सिर्फ कंट्रीज़ के नेम को स्टोर कराने की बात कर रहे हैं। फोर्थ की इन्फॉर्मेशन आ गई एंड इस तरीके से वी हैव ऑल द h3 इन्फॉर्मेशन। अभी तो सिर्फ h3 इन्फॉर्मेशन आई है, पर इस इन्फॉर्मेशन से हम कंट्री के नाम को कैसे एक्सेस करें? अगर हम ध्यान से देखें तो इस h3 के अंदर दिस इज द ओपनिंग टैग, दिस इज द क्लोजिंग टैग एंड दिस इज द कंटेंट इन बिटवीन। तो जब भी हमें इस तरीके से किसी भी टैग के कंटेंट को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है कॉल्ड गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। तो कभी भी इफ आई डू डॉट गेट टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट तो वी कैन गेट द कंट्री इन्फॉर्मेशन। हमारे पास क्या आएगी? हमारे कंट्रीज के नाम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी विच इज़ द टेक्स्ट इनसाइड द हेडर। एंड इसके लिए हम एक और एडिशनल एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं विच इज स्ट्रिप ट्रू, जिसमें हम हमारी जो स्पेसेस हैं उनको हम स्ट्रिप कर देंगे। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ द कंट्री इन्फॉर्मेशन। तो इस सारी की सारी हमारी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन आ गई एंड इनको हम अपने नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द कंट्री इन्फॉर्मेशन। अब जैसे हमारे पास फाइंड ऑल फंक्शंस होते हैं वैसे ही वी ऑल्सो हैव फाइंड पेरेंट। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, अगर हम उसके पेरेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे दिस इज द हायरार्की। अगर हम अभी h3 की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी कंट्री की इन्फॉर्मेशन है, तो h3 के टॉप पर अगर हम देखें इंस्पेक्ट करके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट कंट्री, ये h3 है।
H3 के अगर टॉप पर देखें तो H3 के टॉप पर हमारे पास एक div एग्जिस्ट करता है, ये वाला div। तो H3 के टॉप पर एक div है, तो div क्या है, H3 का पेरेंट है, एंड H3 के अंदर हमारे पास ये I टैग है। तो I क्या है, I इसका चाइल्ड है, एंड H3 का बेसिकली सिबलिंग कंपोनेंट या नेक्स्ट जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है दैट इज ऑल्सो अ div विच इज कंट्री इन्फो। तो H3 के डायरेक्टली पैरेलल, मतलब यहां पर इफ वी हैव द div हियर जिसका चाइल्ड इज H3, तो इसी के पैरेलल वी हैव अनदर div जिसके अंदर कंट्री की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो हम चाहें तो H3 टैग्स के लिए उनके पेरेंट को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड द पेरेंट ऑफ H3 ऑन द बेसिस ऑफ द टैग प्रॉपर्टी। जैसे हम चाहें तो हम प्रिंट करवा सकते हैं H3 के लिए फाइंड इट्स पेरेंट। कौन सा पेरेंट, हमें div पेरेंट चाहिए, तो इसके लिए प्रिंट करवाएंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास div पेरेंट्स आ गए। दिस इज द फर्स्ट div विच इज अवेलेबल टू अस। तो पूरे पेरेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर्ड हो गई। ये फर्स्ट div है, ये फर्स्ट div है पूरा, ये हमारा सेकंड div स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से सारे के सारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें पेरेंट्स का कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट चाहिए। तो एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे वी कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेट्स सपोज हम अपनी क्लास वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, कि जो भी div पेरेंट है उसकी हम क्लास को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इफ आई डू दिस आई एम गोइंग टू गेट दीज क्लासेस। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जितने भी हमारे H3 हैं उनके जितने भी div पेरेंट्स हैं उन सबकी सेम क्लास है। तो कंट्री एंड कॉलम MD4, दिस इज फॉर स्टाइलिंग। तो इस तरीके से हमारी ये सारी क्लासेस हैं। हम अपने पेरेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फाइंड पेरेंट फंक्शन होता है वैसे ही हमारे पास फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड प्रीवियस होता है। जैसे फाइंड नेक्स्ट को हम यूज करते हैं जब भी हम डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब जब हम डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड फाइंड प्रीवियस को हम तब यूज करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट को बैकवर्ड ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके साथ में वी कैन ऑल्सो एक्सेस एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ CSS सेलेक्टर्स। मतलब अगर हमारे पास कोई CSS प्रॉपर्टी है या कोई एट्रीब्यूट है तो उसके बेसिस पर हम अपने सिलेक्ट एंड सिलेक्ट वन को यूज कर सकते हैं टू सिलेक्ट आवर एलिमेंट्स। जैसे कंट्री नेम को तो हमने एक्सेस कर लिया है। नेक्स्ट चीज जिसको हम एक्सेस करने वाले हैं दैट इज आर पॉपुलेशन। एंड ये पॉपुलेशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, हमारे div के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट्स कमेंट दिस आउट। हमें पता है कि हमारे H3 टैग के बाद हमारा एक div एग्जिस्ट करता है। मतलब H3 के बाद जो राइट इसका नेक्स्ट एलिमेंट है, फाइंड नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट सिबलिंग को फाइंड करता है। तो H3 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज कंट्री इन्फो विच इज अ div। आई विल ऑल्सो शो इट टू यू इन इंस्पेक्ट। जैसे ये हमारी कंट्री इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा H3 टैग है जिसके अंदर हमारी हेडिंग है, एंड इसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हमारा एक और div विच इज कंट्री इन्फो। लेट्स सपोज हम इस कंट्री इन्फो को एक्सेस करना चाहते हैं। तो कंट्री इन्फो को कैसे एक्सेस करेंगे, हम लिखेंगे फाइंड नेक्स्ट, एंड फाइंड नेक्स्ट के अंदर हम div को एक्सेस करना चाहते हैं, नेक्स्ट div, एंड इसे एक बार हम प्रिंट करवा देते हैं। तो इससे क्या किया हमने, कंट्री इन्फो को हमने एक्सेस कर लिया। ये फर्स्ट कंट्री की कंट्री इन्फो है, ये सेकंड कंट्री की कंट्री इन्फो है, ये थर्ड कंट्री की कंट्री इन्फो है। तो फाइंड नेक्स्ट से क्या किया, नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। अब इस कंट्री इन्फो के अंदर व्हाट एग्जैक्टली डू वी वांट, हमें यहाँ पर ये पॉपुलेशन की वैल्यू चाहिए। पॉपुलेशन वैल्यू कैसे मिलेगी, स्पैन के अंदर हमें जाना पड़ेगा। कौन से स्पैन के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर वी हैव द क्लास एज कंट्री पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पर बेसिकली आगे अपेंड कर सकते हैं, वी कैन सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लास कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पर सिलेक्ट करना है। हमें इस कंट्री पॉपुलेशन के बेसिस पर अपनी वैल्यू को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो वी हैव सिलेक्टेड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंट्री पॉपुलेशन। लेट्स एक्सेस द 0th एलिमेंट हियर। ओके, फॉर सम रीजन वी आर गेटिंग एन एम्प्टी लिस्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ प्रॉपर्टी पास कर दी, हमने डिफाइन ही नहीं किया कि हम कौन से पैरामीटर के बेसिस पर कर रहे हैं। लेट मी शो इट टू यू। एक बार दोबारा करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा div है जिसको हमने हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरह एक्सेस किया है। तो यहाँ हमने ये तो बता दिया कि हम कंट्री पॉपुलेशन के बेसिस पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, पर किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम स्पैन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द स्पैन वैल्यूज। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा स्पैन डॉट की, हम ऐसा स्पैन ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें कंट्री पॉपुलेशन इज अवेलेबल। तो इसको एक बार एक्सेस करते हैं। तो ये सारे के सारे स्पैन वैल्यूज हमें मिल गए। अब इसके अंदर अगर हम कंट्री पॉपुलेशन को एक्सेस करेंगे तो ये क्या आई है, हमारे पास मल्टीपल लिस्ट आई हैं। लिस्ट के अंदर से डेटा को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो 0th इंडेक्स पर डेटा को एक्सेस कर लेंगे, स्पैन एलिमेंट आ जाएगा, एंड इस स्पैन एलिमेंट से हम कर लेंगे अपना गेट टेक्स्ट। तो गेट टेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन वैल्यूज आ जाएंगी। पॉपुलेशन के लिए हम चाहें तो यहाँ पर भी स्ट्रिप इक्वल्स ट्रू कर सकते हैं,
एंड वी आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ द पॉपुलेशन वैल्यूज। तो इनको हम स्टोर कर लेते हैं अपनी पॉपुलेशन के अंदर। सो दिस इज हाउ वी गेट द पॉपुलेशन वैल्यू। एंड जैसे हमारे पास सिलेक्ट होता है वैसे ही हमारे पास होता है सिलेक्ट वन। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न होती है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, पर लेट्स सपोज हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वन वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस केस में हम सिलेक्ट वन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इसी पॉपुलेशन को हमें दूसरी तरीके से लिखना होता तो हम सिलेक्ट की जगह सिलेक्ट वन कर सकते थे, उस केस में हमें ये लिस्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड इनफैक्ट प्रिंट ही करवा लेते हैं इन चीज़ों को। लेट्स प्रिंट दिस एंड वी वुड हैव गॉटन द सेम रिजल्ट। तो हमारे पास सेम रिजल्ट प्रिंट होकर आता। तो अब हमने क्या किया, नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड हमने अपनी पॉपुलेशन को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एलिमेंट्स को एक्सेस करने का हमारे पास एक और तरीका होता है विच इज़ बेसिकली आर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक हमारे पास गेट फंक्शन होता है, प्लस सारे एट्रीब्यूट्स को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम डॉट एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिंट लेट सपोज H3 के सारे एट्रीब्यूट्स, तो आई कैन एग्जीक्यूट दिस एंड H3 के अंदर हमारे पास एक सिंगल एट्रीब्यूट है विच इज़ कंट्री नेम विच इज़ द क्लास ऑफ H3 टैग। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब एक बार हमने अपनी नेम की अपनी पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, हम चाहें तो इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा हमारा क्या हो गया, डेटा हमारा ऑल कंट्रीज़ का डेटा हो गया एंड इस डेटा को एक लिस्ट की फॉर्म में वी कैन स्टोर इट। कैसे स्टोर करेंगे, ऑल कंट्रीज़ के अंदर आई वॉन्ट टू अपेंड दिस इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट द नेम वैल्यू एंड आई वॉन्ट द पॉपुलेशन वैल्यू। तो ये हमारे पास सारी की सारी कंट्रीज़ आ गई। इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स प्रिंट ऑल द कंट्रीज़। ये सारी की सारी कंट्रीज़ अलॉन्ग विद देयर पॉपुलेशन हमारे पास आ गई। हम चाहें तो अब इस सारी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन को एक पैंडाज डेटा फ्रेम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई कैन इम्पोर्ट पैंडाज एज PD एंड आई कैन डू PD डॉट डेटा फ्रेम, जिसके अंदर आई विल पास दिस ऑल कंट्रीज़ इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू बिकम माई डेटा फ्रेम। तो इस तरीके का डेटा फ्रेम हमारे पास आ जाएगा जिसके अंदर 250 रोज अवेलेबल हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ कंट्रीज़ एंड पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे कॉलम्स भी दे देते हैं इन्हें। तो कॉलम्स में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वील हैव आवर नेम एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो नेम आ गया, कंट्री की पॉपुलेशन आ गई एंड इस तरीके से वी नाउ हैव अ डेटा फ्रेम अवेलेबल टू अस। एंड इस डेटा फ्रेम के ऊपर अब हम मल्टीपल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने सीखा है, अगर हमारे डेटा को क्लीनिंग की ज़रूरत है उसे क्लीन कर सकते हैं, उसे प्री प्रोसेस कर सकते हैं, उसके ऊपर विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कलेक्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ वेब स्क्रैपिंग। तो हमने क्या किया, डेटा को पहले हमने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ था विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट। उसके बाद हमने उसे सूप के अंदर कन्वर्ट किया, फिर उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है विद द हेल्प ऑफ यूजफुल मेथड्स उस इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सट्रैक्ट किया एंड फिर उसे हम अपने डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली एक बार हमारे पास हमारा क्लीन डेटा आ जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, दोबारा से स्टोर कराते हैं अपनी फाइल्स के अंदर। अब हम चाहें तो डेटा फ्रेम से टू CSV में अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं। आई कैन क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड क्लीन डेटा। क्लीन डेटा के अंदर हमारा जो भी ये डेटा है इसे data.csv के अंदर स्टोर करा लेते हैं एंड अपनी इंडेक्स वैल्यूज़ को we can mark them as false. Let's save this. Okay, the folder doesn't exist yet. तो या तो हम फोल्डर क्रिएट कर देंगे, हम एक cleaned data नाम से फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो क्लीन डेटा के अंदर अब हमारे पास हमारी data.csv अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा पुराना डेटा स्टोर हो गया है। तो लेट्स रीरन दिस वंस एंड लेट्स ओवरराइट दिस डेटा। तो दोबारा से इफ़ वी गो टू data.csv तो वी आर गोइंग टू गेट द नेम एंड पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क ऑन द डेटा, दिस इज हाउ वी स्क्रैप द डेटा एंड वी फाइनली स्टोर इट टू आवर फाइल्स। इसके साथ में वी ऑल्सो हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टीज जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नेविगेटिंग आवर DOM। DOM इज बेसिकली आवर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक टर्म है जो हम HTML कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं। बेसिकली हम ऐसे सोच सकते हैं कि अभी तक जिस ट्री के बारे में हमने बात की है, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, यही हमारा DOM होता है। अब हम वैल्यूज़ को .parent .children इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे वापस अगर हम जाएं तो हम H3 के बारे में बात कर रहे थे। H3 के लिए व्हाट वी कैन डू, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। हर एक H3 के लिए हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं उसकी पेरेंट वैल्यू। ये तो एग्जाम्पल हमने देखा था, हर H3 का पेरेंट क्या है, एक div है, तो div की वैल्यूज़ आ गई। साथ के साथ H3 के लिए उनकी चिल्ड्रन वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवा सकते हैं। सो दिस इज सेंडिंग मी अ लिस्ट आइटरेटर। तो बेसिकली एक लिस्ट रिटर्न होती है जिसके ऊपर हम ट्रिवर्स कर सकते हैं।
उसके साथ में हमारे पास डिसेंडेंट्स होते हैं, जिससे हम सारे डिसेंडेंट्स की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं. वी ऑल्सो हैव नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग. तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिफरेंट और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ब्यूटीफुल सूप के साथ एग्जिस्ट करती हैं, मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं.